अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। क्या एक मसीहा कातिल हो सकता है? क्या मोहब्बत के दावेदार ही जान लेने पर तुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे पलवशा साफ़ी के दिल दहला देने वाले नावल नदामत सीज़न 2 की। एक तरफ इज्जत और शोहरत का मीनार है तो दूसरी तरफ जेल की काल कोठरी। एक ऐसी कहानी जहाँ कानून सबूत मांगता है और दिल सच्चाई। तो तैयार हो जाइए जज्बात, सस्पेंस और रिवेंज से भरपूर इस सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं। नावल नदामत पार्ट 2। पलवशा साफ़ी किस नंबर 21। डॉक्टर रुहाइमा के केबिन में 3 लोग थे। डॉक्टर रुहाइमा, नमीरा और अबाद। नमीरा वाज़ेह तौर पर घबराई हुई थी, खुले से कमीज, शलवार और बड़ी चादर की हुई। दूसरी तरफ इबाद प्लेन टी शर्ट और डेनिम जीन्स में था। दोनों आमने सामने थे मगर से एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रही थे। ये तहरीरी यकीन दहानी है। इबाद ने मेज़ पर कागज़ रखा। मैं आइंदा किसी किस्म का राब्ता नहीं करूँगा और मैं अपने रवैये की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरे जानिब से कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। मुखातिब वो नमीरा से था मगर नजरें रुहाइमा पर थी। कमरे में खामोशी फैल गई। नमीरा ने कागज पर उसकी लिखाई और सान देखा। इबाद ने नमीरा की तरफ देखा था। पहली बार बगैर बरतरी के मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मैंने दबाव डाला, मैंने वो सब संजीदगी से नहीं लिया। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। अगर कर सको तो। वह दिल से माजरत ख्वाह था। नमीरा की आंखों में नमी थी। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर आहिस्ता बोली, मैं भूल नहीं सकती लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बस दोबारा कभी जिंदगी में आपका सामना नहीं करना चाहती। ना सोशल मीडिया पर, ना असल जिंदगी में। उसका लहजा हमवार था, ना सख्त न टूटा हुआ। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, उसने सर हिलाकर यकीन दिलाया। रुहाइमा उन दोनों के माबैन गवाह का किरदार निभा रही थी। वो दोनों खामोश हुए तो उसने दस्तावेज पर नमीरा के दस्तखत लिए। ये कागज कानूनी भी है और इखलाकी भी। अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अपने आप पर काम करो अबाद। उसने पेशावराना अंदाज में इबाद को हिदायत दी। उसने इस्बात में सर को खम दिया। और नमीरा, तुमने भी मुझसे वादा किया है कि दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, नई शुरुआत करोगी। रुहाइमा ने उसे भी वादा याद दिलाया। जी। वो भी हामी हुई। उन दोनों को अपने अपने वादे याद करवाकर रुहाइमा मुस्कुरा दी। थैंक यू। इबाद उससे रुखसत लेकर उठा। रुहाइमा ने उसे अपनायत भरे अंदाज में मुस्कान से नवाजा। इबाद भी खुश इखलाकी से मुस्कुरा दिया मगर वो नहीं जानता था वो उसे आखिरी मर्तबा देख रहा है। उसके जाने के बाद रुहाइमा सामने बैठी नमीरा के जानिब मुतवज्जे हुई। अपने फैसले से पछता तो नहीं रही। उसने दोस्ताना मिजाज से पूछा, आप बताइए, मैंने ठीक किया? वो उस प्यारी खातून को देखने लगी जिसने उसे जीने की नई उम्मीद दिलाई थी। मेरा मानना है कि जिंदगी में गलत इंसान का इंतखाब आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। रुहाइमा नरमी से बोलना शुरू हुई। कोशिश करे कि जिसके साथ रहकर आप खुश नहीं, जिसके साथ रहकर आपका सहनी सुकून बर्बाद हो रहा हो, तो उसे टाइम पर छोड़ देना दानिशमंदी है। रिश्तों को घसीट घसीट कर नहीं चलाया जा सकता। वक्त पर फैसला करे और ऐसे इंसान को जिंदगी से निकाल दे जो आपकी जहनी बर्बादी का मूजिब है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाए, ऐसे लोग होंगे जो आपकी तवज्जो के तालिब होंगे। उन पर तवज्जो देकर अपनी जिंदगी आप संवार सकते हैं। सो मेरा मशवरा यही है कि जो इंसान आपका जहनी सुकून नहीं बन सकता वो कभी भी आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। उसने रसानियत से समझाया। नमीरा इतने महीनों में पहली मर्तबा दिल से मुस्कुराई थी और दिल से रुहाइमा के लिए दुआ की थी। तब्दीली आसान नहीं होती। वो इंसान से उसका छीन लेती है, उसकी अना तोड़ देती है और उसे अपने किए की जिम्मेदारी के सामने तन्हा खड़ा कर देती है। ये सफ़र तालमेल का नहीं, खामोश जद्दोजहद का होता है, जहाँ हर कदम पर पुराना वजूद वापस बुलाता है और नया वजूद हौसला मांगता है। मगर जो शख्स एक बार सच का हाथ थाम ले वो फिर अंधेरे में सुकून नहीं ढूंढता। वक्त लगता है, जख्म भी रहते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता दिल हल्का होने लगता है, क्योंकि तब्दीली दरअसल सज़ा नहीं, निजात होती है और नजात हमेशा हिम्मत वालों को मिलती है। ज़ाहली बात कल रात के नाइट ड्रेस में मलबूस वली खान के केबिन में बैठा था। दिन से शाम हो चुकी थी। सारी कहानी सुनाकर उसने गहरी सांस ली। उसका गला खुश्क हो रहा था। मेरा यकीन कीजिए, यही सच है। वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मैं रुहाइमा भाभी से कभी नहीं मिला, न कांटेक्ट हो सका। मैं इस्लामाबाद चला गया था IT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने। आप वहां से पता भी करवा सकते हैं। इबाद ने आखिरी फिक्रे मुतफक्किर अंदाज में अदा किए। जब तुमने कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहे थे? वली ने एक नज़र फाइल पर दौड़ाई, फिर पानी का गिलास उसके सामने किया। फाइल में सब वही जुमले लिखे थे जो इबाद के ज़बान से निकल रहे थे। वो सच कह रहा था। मुझे डर था उस केस के चलते ये मामला आप ही को पता चल जाएगा, फिर पापा को सोशल हरासमेंट का सुनकर वो बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहता था। इबाद ने सर हाथों में गिराते अपना खदशा जाहिर किया। वली ने सर झटका। रुहाइमा भाभी ने ये बात राज रख ली थी। आप भी मेरी फैमिली को मत बताएंगा प्लीज। इबाद ने मौहूम से उम्मीद के साथ उसे देखा। वली खान नाराजी हुआ, इनकार किया।
उसने सिगरेट लबों में दबाकर लाइटर जलाते हुए 2 उंगलियों के इशारे से उसे जाने का इशारा किया। इबाद बेदिली से उठ गया और केबिन से बाहर निकल गया। जिस अंदाज में वली खान के आदमी उसे लेकर आए थे, उसी अंदाज में उसे वापस शाह पैलेस छोड़ आए। उसे आते देखकर याशिम और राना पोर्च में आ गए। एल्जिना कमरे की खिड़की से नीचे देख रही थी। एक गलत फहमी हो गई थी। वली साहब ने परेशानी के लिए माजरत चाही है, असिस्टेंट लॉयर ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए कहा। इबाद ने हैरानी से उसे देखा। चेहरे की रौनक लौट आई थी। रुहाइमा ने जो बात राज रखी थी उसे वली कैसे अफशां करता। मैं ऑलरेडी मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात कर चुका हूँ। वो कुछ दिनों तक आकर तुम्हारे वली साहब की खैरियत पूछेंगे। याशिम ने माजरत कबूल करने के बजाय रुखाई से जवाब दिया। थैंक यू। राना ने गुलदस्ता थामा और शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट लॉयर सर को खम देकर चले गए और इबाद मम्मा के साथ लग गया। याशिम ने घूर कर उसे देखा, मगर इबाद उनकी घूरी को नज़रअंदाज करके मम्मा के साथ अंदर चला गया था। उस वक्त वो पापा के सवालों से बचना चाहता था। एल्जिना के कमरे में हल्की रोशनी थी। वो खिड़की के पास रखी चेयर पर किताब बंद करके गोद में रखे बैठी थी। जब इबाद दरवाजे पर दस्तक देकर आहिस्ता से अंदर आया, एल्जिना ने मुस्कुराकर उसके जानिब देखा और सर को खम देकर करीब आने का इशारा किया। चंद लम्हे वो दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर छोटे छोटे कदम उठाता पास आया। क्या आप मुझसे नाराज हो? उसने धीमी आवाज में कहा। नाराज किस बात पर? एल्जिना ने चौंक कर उसे देखा। उस बात पर कि मैंने आपसे सब कुछ शेयर नहीं किया। भाई ने नजरें झुका ली। मैंने सोचा शायद आपको लगे मैंने आप पर एतमाद नहीं किया। उसने मासूमियत से बहन को देखा। एल्जिना ने किताब एक तरफ रखी और पूरी तवज्जो से उसे देखते उठकर उसके पास आई। एतमाद का मतलब ये नहीं होता कि हर बोझ एक ही वक्त में रख दिया जाए। कभी कभी इंसान खुद समझने के लिए भी वक्त लेता है। वो प्यार से समझाने लगी। मैं नहीं चाहता था आप परेशान हो, आप मुझे बुरा समझे, मगर अब सोचता हूँ शायद मुझे पहले बता देना चाहिए था। इबाद अपनी गलती पर पशेमान हुआ। तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी खामोशी से मुझे शक नहीं होता, फिक्र होती है। और फिक्र मोहब्बत की दूसरी शक्ल है, नाराजगी की नहीं। उसने इबाद के बाजू पर हाथ रखा। तो आप वाकई मुझसे खफा नहीं हो? उसने तायद चाही। खफगी वहाँ होती है जहाँ रिश्ता कमजोर हो। हमारी बुनियाद एतमाद है। तुम गिर भी जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, मगर शर्त यह है कि तुम सच से भागो नहीं। उसने प्यार और सख्ती के मिले जुले जज्बात से उंगली दिखाई। इबाद खुलकर हंस दिया और सर को अस्बात में जंबिश दिया। वह लम्हा जैसे वक्त में ठहर गया। कोई शिकवा बाकी न रहा, सिर्फ वह सच जो मोहब्बत से अदा किया जाए तो दिल को मजीद करीब कर देता है। क्योंकि बाज रिश्ते वजाहत नहीं मांगते, सिर्फ यकीन मांगते हैं। क्या मेरे जाने के बाद पापा ने आपको डांटा? इबाद उसके सामने बैठा था। उसे अपनी वजह से एल्जिना को डांट पड़ने पर बुरा लग रहा था। उनका रिएक्शन फितरी था। उनकी जगह कोई भी बाप होता तो उस वक्त यही रद्द अमल देता। एल्जिना की नजरें अब खिड़की से बाहर चांद पर थी। आप मुझसे पूछेंगी नहीं कि वली खान ने किस सिलसिले में पूछताछ करने बुलाया था? वो घुटनों पर कोहनियां रखे मुस्तफसिर हुआ। अगर तुम्हें बताना होता तो पहले बता चुके होते। तुमने अब तक ये बात राज रखी थी तो अब भी पर्दे में रहने दो, एल्जिना ने बेतासीर लहजे में कहा। इबाद ने सर हिलाया। चंद लम्हे खामोशी के नजर हुए। रुहाइमा अच्छी लड़की थी। पता नहीं उन्हें किसने मारा है और क्यों मारा है। इबाद को रुहाइमा से मुलाकात के लम्हे याद आए। किसने मारा है ये तो नहीं पता, पर क्यों मारा है ये समझ आ रहा है। जरूर उसे आर्गन ट्रेडिंग के बारे में पता चल गया था। एल्जिना ने अफसुर्दगी से इजाफा किया। क्या जियाल भाई उस स्कीम से बच जाएंगे? उसने दिल में उठता सवाल जबान से बमुश्किल अदा किया। कोशिश तो आखिरी हद तक करूंगी। एल्जिना ने अपना अज़्म टूटने न दिया। इबाद ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ की पुश्त पर अपना हाथ रखा। एल्जिना ने उसे देखा और हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। कमरे में खामोशी फैल गई, मगर उस खामोशी में फासले नहीं थे, सिर्फ अपनायत थी। वो रात सब पर भारी थी। आखिरी पेशी से कब्ल की रात सबकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बट हाउस की सारी लाइट्स ऑन थी। दादी अपने कमरे में मुसल्ले पर बैठी थी। चाचा चाची अपने कमरे में सोचों में गुम। आयत सिद्दीफ बट अपने कमरे में अकेली थी। तस्बीह के दाने उंगलियों में सरक रहे थे। दिल में एक ही दुआ, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे और सच को इंसाफ दिलाए। उसकी आंखें बंद मगर दिल बेसुकून था। खामोशी में सिर्फ सांसें और खौफ की धड़कन सुनाई देती थी। सिद्दीक बट कमर पर हाथ बांधे सहन में दाएं से बाएं चक्कर काट रहे थे। आसमान तारीक और खामोश था। उसके चेहरे पर वही मजबूती, मगर आंखों के अंदर गहरा खौफ और फिक्र छिपी हुई थी। जियाल तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो। अल्लाह करे कल सब ठीक हो जाए। उसने सर झुकाया, हाथ दिल पर रखे। खामोशी में ये दुआएं बेटे के लिए सबसे बड़ी हिफाजत थी। मीशाइन बट अपने कमरे में वो फोन हाथ में लिए जाग रही थी। दिल अजीज भाई की पुरानी आवाजें याद कर रही थी और दिल में खौफ और उम्मीद का इम्तिजाज था। दिल में आहिस्ता से बोली, कल सब ठीक हो जाएगा ना? और खुद ही जवाब सुना, होना चाहिए। समर बट सबसे ज्यादा खौफ ज़दा था। उसे जा जाकर अपने अमाल याद आ रही थे। सॉरी जियाल, मैंने अपनी अन्ना की वजह सब बर्बाद कर दिया। उसकी आंखें भर आईं पहली बार और आंखों से नदामत के 2 आंसू टूटकर शेव में जज्ब हो गए। ज़मीर ने मलामत किया, मगर नफ्स की आग में डूबा हुआ दिल तैयार न था।
शाह पैलेस के उन दोनों कमरों में भी रोशनी फैली हुई थी। इबाद को बरसों बाद अपने अमाल याद आए। उसने अल्लाह से अपने और नमीरा की इज्जत की हिफाजत करने के लिए शुक्रिया अदा किया और रुहाइमा के लिए मगफिरत की दुआ की। जियाल से वो जवान होने के बाद कभी मिला नहीं था, मगर उसकी रिहाई की दुआ भी लबों पर ठहरी हुई थी। याशिम अपने स्टडी रूम में थे, आंखों में परेशानी और चेहरे पर शिकन। उसने मोबाइल उठाया, फिर नज़र घड़ी पर गई। रात के 12:30 बज रहे थे। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब को कॉल करना मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल से यही दुआएं निकल रही थी कि वो वक्त पर आ जाए और उनके दोनों बच्चों को बचा ले। राना अपने कमरे में थी। खामोशी का राज था। कहने को सोने की अदाकारी हो रही थी, मगर दिल घबरा रहा था, एल्जिना के लिए भी और जियाल के लिए भी। उसे वो भले ही पसंद न रहा हो, मगर उसे किसी न करदा गुनाह की सख्त सजा मिले, उस चीज की भी रवादार न थी। एल्जिना अपने कमरे के गोशे चादर चेहरे के गिर्द लपेटी मुसल्ले पर बैठी थी, हाथ दुआ में उठे हुए और आंखें नम। उसने दिल में कहा, कल चाहे जो भी हो, आप महफूज रहो जियाल, मैं आपके साथ हूँ। खुद नजर न आने के बावजूद हर सांस के साथ दिल के अंदर एक ही नियत थी, जियाल की हिफाजत, उसकी सलामती और उसकी हिम्मत के लिए दुआ। हम जो चीज़ मांगते हैं न अल्लाह ताला से, वो अल्लाह को पहले से ही मालूम होता है। हम जिस चीज़ पर तड़पते हैं न अल्लाह ताला पहले से ही उस तड़प से वाकिफ़ होता है कि हम ये मांगेंगे अल्लाह से। उसे पहले से ही पता होता है कि हमारा दिल किन चीज़ों में उलझा हुआ है। तो जब अल्लाह को पहले से मालूम होता है तो वो हमें क्यों नहीं अता करता। इसीलिए तो उसने दुआ बनाई, दुआएं मांगने के लिए हमें बनाया, ताकि हम मुझसे बातें करें, उससे बुलाते रहें, उससे दूर ना हो जाए, उसके करीब रहे, ताकि वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो सके। हम उससे मांगे और वो इन्हें बातों बातों में वो हमारा अच्छा ज़ौक़ उस चीज़ से बदल देता है। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे कि हमारे लिए ही वो हमें गम दिखाता है और हमारे लिए हमसे मोहब्बत करता है। कुछ दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं होती, वह हिफाजत, हिम्मत और सुकून की ताकत है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत के वक्त इंसान के दिल को थाम लेती है। कुछ यही मंजर शहर के बीच में वाक़िफ़ उस घर का भी था। मिसेज़ नाज़नीन वजदान लाउंज के सोफ़े पर उस बड़ी फ्रेम शुदा तस्वीर के सामने बैठी थी। तस्वीर में उनके चारों बच्चे थे, सबसे बड़ा मीर, फिर रुहाइमा और फिर जुड़वा भाई ज़हीर और ज़ोरिन। नाज़नीन खानम की नज़रें बेटी के अक्स पर थी। क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा या नहीं वो नहीं जानती थी, लेकिन जिससे उनकी बेटी ने मोहब्बत की थी उसके साथ न इंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दुआ की। एक और बांग्ला भी रोशन और खामोश था, सफ़ेद संगमरमर जैसा चमकदार। गेट पर सुनहरे धात से कुंदे गए अल्फाज, एडवोकेट वली खान। घर के स्टडी रूम में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी जर्द रोशनी फाइलों के ढेर पर झुककर जैसे खुद भी गवाही दे रही हो। प्रोसिक्यूटर वकील एडवोकेट वली खान सोफे के किनारे पर बैठा था, टाई ढीली, आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई, आंखों में नींद कम और फिक्र ज्यादा। कल के दलाइल तरतीब दिए हुए, हर सफ़े पर निशान, हर पैराग्राफ पर तैयारी, मगर उसकी नज़रें अल्फाज पर नहीं थी। वो खला में देखती रुहाइमा को याद कर रही थी, जिसका कत्ल अब तक एक राज था और जिसकी मौत ने उसे उस जंग में धकेला था। इसी कशमकश में दो और वजूद भी थे, शादमान और नहियान, मगर वह दोनों घर पर बैठे परेशान होने के बजाय अपनी ड्यूटी संभाल रहे थे। लगारी हाउस के सहन में नीम के दरख्त के साए लंबे हो चुके थे और घर पर सकूत की चादर थी। बाहर सड़क की मध्यम रोशनी में शादमान खड़ा था, सादा कपड़ों में, हाथ जेब में, आंखों में एहतियात। उसने मोबाइल पर सिर्फ एक मैसेज भेजा था, 5 मिनट। शादमान ने घड़ी देखी, 5 मिनट अब 10 मिनट में बदल गए थे। रात के 12:30 बजे। उसने आस पास नजर दौड़ाई और फिर से लगारी हाउस के जानिब देखा। तभी उसे गेट के पास दीवार पर एक खुलिया सा नजर आया। शादमान दाएं से बाएं देखता रोड क्रॉस करके उस जानिब गया। ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहने हुए, ब्लैक ही स्कार्फ चेहरे के गिर्द लटे नहयान लगारी चोरी छुपे अपने घर की दीवार फलांग कर बाहर आई। शादमान ने सांस रोककर उसके आगे बाजू किया, मगर वो अपना तवाजुन संभालने में कामयाब हो चुकी थी। चलो, नहयान ने एक्साइटेड होते हाथ झाड़े। तुम्हारा जाना जरूरी है? शादमान ने आहिस्ता आवाज में डरते हुए पूछा। हाँ, जवाब 2 टूक अल्फाज में मिला। शुजात साहब को पता लगा मैं उनकी बेटी को ऐसे आधी रात को भगा कर ले जा रहा हूँ तो मेरी शामत आ जाएगी। उसने मासूमियत से मुंह बनाया। मिस्टर शादमान, अरीब तुम्हारा ना सिर्फ कद काट बड़ा है, अकलब भी इतनी ही है। नयान आसपास देखते अपने घर के सीसीटीवी कैमरों से बचते दीवार से लगकर चलने लगी। शादमान निचला लब दांतों में दबाए उसके चीर जाने पर महजूज हो रहा था। पिछली गली से निकलकर वो दोनों रोड पर आए। दरख्त के पास मोटरसाइकिल पार्क थी। नयान ने आंखें बड़ी करके और मुंह खोलकर शादमान को देखा। इस गली में यही चीज जा सकती है। शादमान ने रास्ते की गुंजाइश बताई। नयान ने सर्द सांस खारिज की और अपना बैग पैक निकाल कर जो उसने बर वक्त थाम किया। शादमान कुछ हैरान हुआ, असर उसकी हैरानगी फौरन झटके में बदल गई। नयान हेलमेट पहने बाइक पर सवार हो रही थी। तुम्हें बाइक चलानी आती है? शादमान ने उसका बैग पैक अपने कंधों पर डालते पिछली सीट संभाली। मुझे मुर्दों को भी चलाना आता है, नयान ने शरीर अंदाज में जवाब दिया और हैंडल घुमाया। मोटरसाइकिल झन करके हवा में उड़ने के मानिंद दौड़ पड़ी। शादमान डगमगा गया। उसने फौरन अपने पीछे मोटरसाइकिल का किनारा पकड़ लिया। इतनी स्पीड से तो हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे।
लियारी क्या चीज है? शादमान ने मजबूती से बाइक का किनारा थामे बुलंद आवाज में सदा लगाई। हमें कुछ भी करके रात खत्म होने से पहले उस गवाह को लाना है। ये हमारा आखिरी मौका है। अगर हम आज भी हार गए तो कभी नहीं जीत सकते। नहयान ने जवाबी सदा लगाते दोबारा हैंडल घुमाया। हम जरूर जीतेंगे। शादमान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। नहयान ने हेलमेट के दर से शीशे में पीछे देखकर उसे घूरा। वो गैर महसूस अंदाज में अपना हाथ हटाकर दूसरे सिम देखने लगा, मगर नहयान उसकी मूंछों की आड़ में छिपी मुस्कान देख सकती थी। एक तवील ड्राइव के बाद उनकी बाइक एक सुनसान और तंग गली में दाखिल हुई। रात के उस पहर उस गली में किसी बशर वजूद का साया भी न था। नहयान ने बाइक की रफ्तार और हेडलाइट की रोशनी दोनों कम कर दी। शादमान ने पैंट की जेब से एयरपॉड निकाल कर कान में लगाया और सेंसर पर फिंगर दबाकर कॉल मिलाई। टीमा, गेट रेडी, उसने रोबदार आवाज में कहा। सामने से एक टॉर्च लाइट रोशन होकर फौरन बंद हुआ। शादमान के साथी पहले ही उस इलाके को घेर चुके थे। नहयान दिल ही दिल मुस्कुरा दी। वो शादमान की तैयारी से महफूज हुई। वो अपने टैलेंट से उस पोजीशन पर आया था, उसमें कोई शक न था। छापे वाले घर के फासले पर बाइक रुकवा कर शादमान उतरा। कमर में फैसाई गन निकाल कर लोड की। तुम यहाँ रहो, मैं पहले देखता हूँ। उसने टीम को भी आगे आने का इशारा किया। हेड ऑफिसर से इशारा मिलते 5 नफरी टीम आगे आई। ये वही साथी थे जिनके साथ मिलकर उसने पिछला दहशतगर्दी का केस हल किया था। हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। नहयान ने उसके बाजू पर हाथ रखकर एतमाद से कहा। मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। शादमान ने रोका। तुम साथ हो तो मुझे क्या डर, क्लासमेट। नहयान बेलचक रही। शादमान एक लम्हा रुका, फिर सर को हिलाया। 2 साथी को अपने दाएं सिमत से और 2 को नहयान के साइड से साथ चलने का इशारा किया। घर मुकम्मल तारीख था, मगर अंदर मौजूद इंसान जियाल की रिहाई का एक जुज था। जेल की बैरक में वो आखिरी रात थी। दीवारों पर नमी के धब्बे थे। लोहे की सलाखों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और कहीं दूर पहरेदार के कदमों की आवाज गूंज रही थी। जियाल ने आंखें बंद की, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। कल फैसला था, या रिहाई या अंधेरी जिंदगी। वो सेल के फर्श पर बैठा दीवार से टेक लगाए सोच रहा था। अगर सजा हो गई तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उसे बेचैन कर रही थी वो अदालत नहीं थी, वो अपनी बीवी की आंखें थी। वो आंखें जो हमेशा उस पर यकीन करती थी। ज़रोहिमा का माजी वेल्जिना का आखिरी फैसला जानकर वो बेदम कदमों से चलता घर के अंदर दाखिल हुआ। हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर वीरान लग रही थी। उसका चेहरा सता हुआ और चाल टूटी हुई थी। कोई बाहर से आकर देखता तो उसे एक जवान डॉक्टर नहीं, वो कोई मर्ज में मुब्तला दीवाना लगता। घर में फिर से रौनक की आवाजें गूंजने लगी थी। वही सोफे, वही पर्दे, वही ड्राइंग रूम, मगर उस बार माहौल में एक अनजानी सी बेचैनी बसी हुई थी। जियाल चुपचाप सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया। जहन में अब तक एल्जिना की सख्त अल्फाज घूम में रहे थे। लाउंज में आयत सास और देवरानी को रिश्ते की बाबत बता रही थी। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, खानदान भी मेरा जाना पहचाना है। मैं इसी हफ्ते बाद पक्की करना चाहती हूँ। उसकी आवाज में जिद भी थी, अना भी, और एक अजीब सा इंतकाम भी। जियाल ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे हर लफ्ज उसके दिल पर दस्तक दे रहा हो। वो आयत के पास आया और दोजानू होकर मम्मी के सामने बैठा। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? उसने दर्द भरी आवाज में पूछा। वही जो एक माँ को करना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी संवार रही हूँ। माँ ने उसे देखा। आयत ने उसके बिखरे बाल पेशानी से पीछे की और मोहब्बत से गाल पर हाथ रखा। मेरी जिंदगी, या अपनी जिद। उसकी आवाज मध्यम थी मगर चुभती हुई। कमरे में खामोशी फैल गई। बाकी तीनों खवातीन बेचैन बैठी रही। मैंने तुम्हें कभी झुकने नहीं दिया, आज भी नहीं झुकने दूंगी। जिस लड़की ने सबके सामने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिलाई, उसके बाद भी तुम उसी का नाम लोगे। मम्मी की आंखों में नमी चमकी, मगर लहजा सख्त रहा। मम्मी, इज्जत मोहब्बत से कम नहीं होती। हीरो की सांस भारी हो गई। वो उठ खड़ा। मोहब्बत? मम्मी तल्ख हंस दी। मोहब्बत वो होती है जो साथ दे, जो घर और रिश्तों को तोड़े। वो मोहब्बत नहीं, जिद होती है। मम्मी ने राना और एल्जिना के रवैये को याद करते हुए किया। मम्मी, आप तो मेरी फीलिंग्स शुरू से जानती थी। मैं तो हमेशा से एल्जिना से मोहब्बत करता रहा हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। आप मुझसे कुछ भी मांग लो, पर किसी और से शादी कराने की जिद छोड़ दो। जियाल ने पलट कर मम्मी के हाथों को अपने हाथों में लिया। दादा दादी, चाचा चाची, बाप भाई बहन सब खामोशी से माँ के साथ खड़े थे। जियाल ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें गोद में लेकर दुआएं मांगी हैं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जब एल्जिना ने अपनी माँ की खातिर तुम्हें ठुकरा दिया है, तो तुम अपनी माँ के लिए किसी और को नहीं अपना सकते। आयत आबदीदा होने लगी। उसने उसका चेहरा थामा। बाज औकात दिल को मार कर ही जिंदगी बचाई जाती है। तुम मेरी खातिर ये कदम उठा लो, बस एक बार मेरी खातिर। वो नरमी से मनाती रही। ये मेरी खातिर उसके दिल में तीर की तरह लगा। उसे एल्जिना की याद आई, उसकी खामोशी, वो छत वाला लम्हा, वो इनकार। अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? उसने मुट्ठी भींच ली। दिल पर पत्थर रख दिया गया। सब ठीक हो जाएगा, वक्त सब ठीक कर देता है, माँ ने फौरन कहा। उसने आहिस्ता से नजरें झुका ली। दिल चीख रहा था, दिमाग थक चुका था। कुछ सानी वो खामोश हो गया। ठीक है मम्मी,
लफ्ज़ बमुश्किल उसके लबों से निकले। आप जिससे चाहें, जहाँ चाहें, करा दें शादी। एल्जिना ने मोहब्बत कुर्बान करके अपनी माँ को चुना था, तो ज़ियाल ने अपना दिल मार कर अपनी माँ का इंतखाब किया। कमरे में सुकून की सांस ली गई। मेरा प्यारा बेटा, माँ सदके जाए। आयत ने खुशी से सरशार होते उसे खुद से लगाया, उसे प्यार किया। अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसी लड़की से शादी कराऊंगी, तुम एल्जिना को भूल जाओगे। आयत ने अपने मुंतखब करदा लड़की की तारीफ बयान की। एक एक करके सबके चेहरे पुरसुकून होते गए, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि वह जीत जिसे सब खुशी समझ रहे थे, असल में एक बेटे की शिकस्त थी। वो मम्मी के हिसार से निकलकर अपने कमरे में आ गया। दिमाग माफ हो रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया, ड्रेसिंग टेबल के सामने गया, आईने में खुद को देखा। आज पहली बार उसे लगा वो जिंदा तो है, मगर उसके अंदर की मोहब्बत दफन हो चुकी है। हर इंसान में बर्दाश्त की एक हद होती है। जब दिल बार बार दुखे तो वो खामोश हो जाता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं, मुसलसल इमोशनल पेन बर्दाश्त करना इंसान को इमोशनली डिस्टिंक्ट कर देता है। फिर ना वो शिकायत करता है, ना वजाहत, बस वो दूर हो जाता है, और वो खामोशी सबसे खतरनाक होती है। उस रोज सियाल ने खुद को हमेशा के लिए सबसे दूर कर दिया और वो खतरनाक खामोशी इख्तियार कर ली। जारी है नॉवेल नदामत पार्ट 2। पलवशा साफी किस्त नंबर 32। शाम की रोशनी दरवाजे की जालियों से छनकर ड्राइंग रूम के फर्श पर बिखर रही थी। घर सादा था, मगर तरतीब और वकार से सजा हुआ था। फिजा में किसी अनजानी सी खुशी की खुशबू पहले ही घुली हुई थी। नाज़नीन खानम नफीस से ड्रेस में तैयार मेहमान नवाजी के इंतजामात पर एक आखिरी नज़र डाल रही थी। टीन एज ज़हीर सफ़ेद कुर्ते पाजामे में मलबूस नफासत से बाल बनाए उनके पास आया। बेटा बेल होते ही फौरन दरवाज़ा खोलना है। अम्मी ने उसे अपने साथ खड़े होते हुए पाकर हिदायत दी। कौन कौन आ रहे हैं? आपकी फ्रेंड के साथ। ज़हीर ने मेज़ पर लगे लवाजिमात के ढेर को देखते हुए पूछा। उनके शौहर और शायद बेटी भी। नाज़नीन ने ड्राइंग रूम की तैयारी से मुतमईन होकर लाउंज की साफ सफाई पर नजरसानी की। ज़हीर ने सर हिलाया और लॉन में निकल गया। रुहाइमा वरदान खान उम्र की इस दहलीज पर जहाँ ख्वाब भी जागते हैं और जिम्मेदारियां भी आंख खोलती हैं, उसकी खूबसूरती शोर नहीं मचाती थी, बस खामोशी से दिलों में उतर जाती थी। गंदुमी चेहरे पर ठहरी संजीदगी, बड़ी सोचती हुई आंखें और मुस्कुराहट जो कम मिलती मगर जब मिलती तो जैसे पूरा मंजर रोशन कर देती। वो बातों से ज्यादा मानी समझती थी, जज्बात से ज्यादा वकार को अहम जानती थी और मोहब्बत को खेल नहीं अहद मानती थी। घर की फिजा में वो एतमाद की तरह बसी हुई थी। माँ के लिए सहारा, भाई के लिए मशवरा और अपनी ज़ात के लिए एक मजबूत दीवार। उसके ख्वाब ऊंचे नहीं थे मगर सच्चे थे। वो ऐसा साथ चाहती थी जहाँ आवाज़ से ज़्यादा एहतराम गूंजे और रिश्ते बोझ नहीं सुकून बने। यही वो लड़की थी जिसकी खामोशी में एक मुकम्मल कहानी सांस लेती थी, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू कर आगाज़ चाहती थी। घर में वो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो अपने भाइयों की जान थी, उनकी शरारतों की राजदार, उनके दुखों की मरहम और हर मुश्किल फैसले में सबसे पहले याद आने वाला नाम। बड़े भाई के चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभरतीं तो वो खामोशी से चाय रखकर कह देती, सब ठीक हो जाएगा। और छोटा भाई जब किसी नाकामयाबी पर उदास होता तो वो उसके बाल संवार कर मुस्कुरा देती, जैसे हौसला भी किसी दुआ की तरह उसके हाथों में रखा हो। 3 भाइयों की इकलौती बहन जो उनकी जान थी, वो अपने कमरे के आईने के सामने बैठी थी। अलमारी खुली थी मगर उसके हाथ किसी भारी जोड़े की तरफ नहीं बढ़े। उसने सादा सा हल्के रंग का सूट निकाला, वही जिसमें वो खुद को सबसे ज्यादा अपनी लगती थी। न भारी मेकअप, न शोक रंग, बस हल्की सी क्रीम, आंखों में काजल की बारीक लकीर और लबों पर कुदरती गुलाबी मुस्कुराहट। आज पहली बार उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो शर्मा भी रही थी, घबरा भी रही थी, मगर इस घबराहट में एक अनजाना सा सुकून भी शामिल था, जैसे जिंदगी एक नए बाब का सरवग खोलने वाली हो। बाहर से अम्मी की आवाज आई, बेटा जल्दी आ जाओ, मेहमान आने वाले हैं। उसने आईने में खुद को आखिरी बार देखा, न खुद को बदला न छुपाया, बस अपने दुपट्टे को जरा सा संभाला और धीरे से मुस्कुरा दी। दिल में एक खामोश दुआ थी, या अल्लाह अगर ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर हो तो मेरे दिल में आसानी डाल देना, और अगर नहीं तो मुझे सब्र दे देना। वो अपने कमरे के सिरे तक आई थी जब गेट की घंटी बजी। उसके कदम चंद लम्हों को रुक गए। हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी मगर चेहरे पर वही सादगी, वही वकार। वो आहिस्ता से दरवाजे की ओट में आ खड़ी हुई, एक लड़की जो किसी को मुतासिर करने नहीं, बस अपनी असल सूरत में कबूल की जाने के लिए तैयार थी। इसी सादगी में उसकी असल खूबसूरती छुपी थी और शायद यही सादगी किसी के दिल को छू लेने वाली थी। ज़हीर ने गेट खोला तो पहले सदीफ और आयत और फिर उनके पीछे मीशाइम अंदर दाखिल हुई। खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम भाई, आइए। नाज़नीन खानम ने आयत को गले लगाया और फिर सदीफ को मुखातिब किया। वो दोनों आगे बढ़े तो आंटी मीशाइम से मिली। वेलकम बेटा। उन्होंने मीशाइम के गाल से गाल मिलाया और अपना हाथ बढ़ाकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। आयत और सदीफ की हमराही ज़हीर कर रहा था। ड्राइंग रूम में सब मिलकर बैठे, नाज़नीन, ज़हीर और ज़ोरिन एक तरफ, सदीफ, आयत और मीशाइम दूसरी सिमत। बातचीत का सिलसिला रस्मी तारुफ से शुरू हुआ मगर जल्द ही अपनायत में बदल गया। अम्मी के कहने पर ज़ोरिन उठकर रुहाइमा को बुलाने चला गया। कैसे लोग हैं? रुहाइमा ने अंदर दाखिल होने से पहले दुपट्टा बालों पर सेट करते हुए छोटे भाई से पूछा। अच्छे लोग लग रहे।
जोरिन उसके पीछे चाय की ट्रॉली पकड़े हुए थे। रुहाइमा सलाम करते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। सबकी नजरें उस पर जम गईं। सबने उसके सलाम का जवाब दिया। उसने खुश मिजाजी से चाय और अम्मी के पास आकर बैठ गई। बातें आगे बढ़ी। तालीम, मुस्तकबिल के ख्वाब, रहन सहन और अक़दार। हैरत अंगेज तौर पर दोनों घरानों की सोच में एक जैसी सादगी और वक़ार था। मैं अपने बेटे की खुशी मांगने आई हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो हम अपनी बहू के लिए आपकी बेटी का हाथ चाहते हैं। आयत ने रिश्ते की बात रखी। नाज़नीन खानम खुश होते मुस्कुरा दी। ज़हीर भी बहन का घर बस्ता देखकर खुश हुआ। बेटा, आपका इस रिश्ते के लिए क्या ख्याल है? सदीफ ने रुहाइमा को मुखातिब किया। उनके अपने बेटे के साथ तो ज़बरदस्ती हो रही थी। रुहाइमा की मर्जी जानना ज़रूरी था। रुहाइमा ने घनी पलकें उठाकर सामने बैठे बावकार शख्स को देखा। उसे सदीफ के चेहरे बाप की शफकत नजर आई। मीर भाई जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। रुहाइमा की शख्सियत जैसे उसकी आवाज़ भी नर्म और अपनायत भरी थी। मीर के नाम पर सदीफ ने सामने बैठे दो भाइयों को देखा। मीर मेरा सबसे बड़ा बेटा है, नाज़नीन खानम ने वजाहत दी। रुहाइमा 3 साल की थी और ये दोनों 1 साल के जब वजदान का शहीद हुए। शौहर का जिक्र करते उनकी आवाज़ धीमी हो गई थी। तब से घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी मीर ने संभाली है। हमेशा आखिरी फैसला उसी का होता है। लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा है। सॉरी वो आज आ नहीं सका, बहुत ज़रूरी काम में फंसा था। 1-2 दिन तक आ जाएगा, फिर मैं उसे आप सबसे मिलवाने लाऊंगी। जियाल से भी मिल लेगा। नाज़नीन खानम ने बेटे की जानिब से माजरत की। जियाल इस नाम से रुहाइमा के चेहरे पर सुर्खी और दिल की धरे एक साथ उभर आई। बिल्कुल, शादी एक दिन का खेल थोड़ी है। दोनों फैमिलीज की बाहमी रजामंदी से तय होती है। सदीफ ने उनकी बात से सहमत होते सर हिलाया। आयत फीका मुस्कुराई। उसके पास वक्त कम था। वो जल्द अज जल्द रसूमात पूरे करना चाहती थी। उनके बीच मिशाइम खामोश बैठी रही, नजरें बार बार रुहामा पर जा ठहरती। क्या वो उसके भाई की बिखरी जिंदगी संवार पाएगी? उसने सोचा था। कुछ और देर बातों खुशगप्पियों का सिलसिला जारी रहा। फिर बट फैमिली रुखसत लेकर उठ गए। नाज़नीन खानम और उनके बच्चे गेट तक उनके साथ आए। आयत ने रुहाइमा को गले लगाया। सदीफ ने उसके सर पर हाथ रखा। जल्द दोबारा मिलने का वादा किया गया और पहली मुलाकात नई उम्मीद के साथ इख्तिताम को पहुंची। शाह पैलेस का वो कमरा वैसा ही था। पर्दे वही, मेज वही, आईना वही। बस वो वैसी नहीं रही थी। फोन की स्क्रीन पर आखिरी चैट अब भी मौजूद थी। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई इल्जाम नहीं लगा था, बस खामोशी आ गई थी। और कभी कभी खामोशी लफ्जों से ज्यादा तोड़ देती है। वो बेड के किनारे बैठी अपनी उंगलियों को देख रही थी। ये वही हाथ थे जिनमें उसने कभी इस उम्मीद थामी थी। मैंने ठीक किया ना? एल्जिना ने खुद से पूछा। दिल ने जवाब नहीं दिया। 11 रिवर की शाम, वो आखिरी नजर, वो जुमला, मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगा। जियाल की आवाज अब भी कानों में गूंजती थी। आंखों से आंसू खामोशी से बह निकले। कोई शोर नहीं, कोई हिचकी नहीं, बस अंदर से एक थकन उभरी। वो उठकर आईने के सामने खड़ी हुई, आंखें सूजी हुई, चेहरा संजीदा। तुमने मोहब्बत नहीं हारी ज़ेनी, तुमने हालात माने हैं। माँ को चुना, फर्ज का इंतखाब किया। उसने खुद को समझाया। मगर सच ये था, मोहब्बत कभी मुकम्मल खत्म नहीं होती। वो बस दिल के किसी कोने में खामोश हो जाती है। रात गहरी हो चुकी थी। वो बेड पर लेटी छत को देख रही थी। आज पहली बार उसने यह माना, वो मेरा था। मगर नसीब नहीं था। आंखें बंद हो गईं। दिल अब भी धड़क रहा था, मगर कुछ ख्वाब आज हमेशा के लिए खामोश हो गए। डिनर के दौरान बट फैमिली में रुहाइमा और उसकी फैमिली के बारे में जिक्र हो रहा था। आयत सास ससुर को उनका फैमिली बैकग्राउंड बता रही थी। बहुत अच्छे और ईमानदार वकील थे उनके वालिद, वदान खान का नाम था अपने दौर में। फिर एक बड़े केस में सच्चाई का साथ देने पर मुखालिफों ने शहीद कर दिया। आयत ने अफसोस से सर झटका। सब उसे बगौर सुन रहे थे, माँ सिवाय एक इंसान के जिसने खुद को दुनिया से गाफिल कर लिया था। जियाल बेपरवाह बैठा, कानों में एयरपॉड दी अपनी अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। तेज तेज चंद लुकमे पेट में डालकर वो नैपकिन से मुंह साफ करता उठ गया और अपने कमरे में चला गया। उसे रुहाइमा या उसके खानदान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कमरा तारीक था। इसी तेज जियाल रॉकिंग चेयर पर आंखें मूंदे और हाथ सीने पर बांधे बैठा था। सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो अपने अंदर एक तूफान दबाए हुए था। पिछली 2 रातों से दिल ने कई दफा फिर एल्जिना के पास जाने की जिद की, मगर उसका रवैया याद करते ज़मीर रुक जाता। इज्जत नफ्स वो एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि हम भी कीमती हैं, हमारी भी एक हद है और हमें भी एहतराम का हक हासिल है। ये गुरूर नहीं, ये बस खुद को टूटने से बचाने का नाम है। फिर सवाल ये है, लोग अपनी इज्जत नफ्स की कदर क्यों नहीं करते? शायद इसीलिए कि हम रिश्ते बचाने के लिए खुद को तोड़ देते हैं। शायद इसीलिए कि अकेले रहने से डर लगता है, या शायद इसीलिए कि हमें लगता है खामोश रहना ही अच्छाई है, चाहे दिल अंदर से टूट रहा हो। हम बार बार अपनी इज्जत नफ्स को नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि सामने वाला बदल जाएगा। मगर हकीकत यह है, जो आपकी कदर नहीं करता वो कभी नहीं करेगा, चाहे आप खुद को कितना ही कम क्यों ना कर ले। जो लोग आपकी कदर नहीं करते वो आपकी कमी महसूस करने के भी हकदार नहीं होते। उनके लिए खुद को साबित करते करते इंसान अपनी इज्जत नफ्स खो देता है, और जब इज्जत नफ्स चली जाए तो रिश्ते भी बेमानी हो जाते हैं। याद रखें, हर वो दरवाज़ा बंद करना जिससे आपकी तौहीन हो बदतमीजी नहीं, ये खुददारी है।
जो इंसान आपकी मौजूदगी की कदर न करे वो आपकी खामोशी का शोर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जियाल ने मोहब्बत को एक तरफ करके अपने इज्जत नफ्स को चुना। वो इन्हें सोचों में गुम था। उसके कमरे के दरवाजे पर पहले दस्तक हुई, फिर हल्का सा खुला। कोई वजूद अंदर दाखिल हुआ और लाइट्स ऑन की। जियाल ने रुख फेर लिया। उसे रोशनी चुभ रही थी। भैया, मैं चाय लाई हूँ। मीशाइम छोटी ट्रे में 2 कप रखे उसके पास आई। जियाल ने आंखें खोली, ट्रे में से एक कप उठा लिया। दूसरा कप देखकर वो समझ गया था कि मीशाइम वहीं बैठकर पीने वाली है, इसलिए वो सीधा हुआ और कप दोनों हाथों में पकड़कर फूंक मारने लगा ताकि जल्दी ठंडी हो। भैया, कुछ कहो। मीशाइम उसके सामने दूसरी सीट पर बैठी। क्या कहूँ? जियाल ने सर्द सांस खारिज की। कुछ भी। अब तो आप कुछ बोलते ही नहीं हो। मीशाइम उदास होने लगी। क्या फर्क पड़ता है? वो इस्तेहजिया हंसा। मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपने भाई को पहले की तरह खुश और बोलता हुआ देखना चाहती हूँ। मीशाइम ने फौरन से पेशतर जोर देते कहा, मुझसे जुड़ा हर रिश्ता, ख्वाह वो कोई भी हो, कभी किसी ने मेरी हालत पर खुद को रख कर मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की। सबने मुझे वही समझा, वही जाना जैसा उन्होंने सोचा। जब मैं किसी को समझा ही नहीं पाता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ तो मुझ पर खामोशी आ जाती है। वो कर्ब से गुजर रहा था मगर उसकी दवा भी ना था उसके पास। कुछ नजरों में हमेशा मैं ही गलत रहा हूँ। जहन में राना का चेहरा और फिर एल्जिना का चेहरा उभरा और इन नजरों की शिकायत मैं कभी समझ भी नहीं सका। भले ही मैं कुछ भी कर लूँ फिर भी गलत ही रहूंगा। उसने आखिरी घूंट पीकर खुद को कंपोज किया। मिशाइम ने भी कप रख दिया। मैं आज मिली रुहाइमा से, उसने जिक्र छेड़ा। फिर सियाल ने सिर्फ बहन की खातिर पूछ लिया। दिलचस्पी उसे अभी भी नहीं थी। अच्छी लड़की है, मम्मी पापा को बहुत पसंद आई, मुझे भी अच्छी लगी, उसने इत्मीनान दिलाया। तुम्हें अच्छी लगी है तो अच्छी होगी, सियाल ने बहन का दिल रखने कहा और चेयर से उठ गया। पर भैया, आप खुश नहीं होंगे तो मैं अपने भाई की शादी इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। मीशाइम साथ उठ गई मगर चेहरा उतर गया था। तुम इंजॉय करो, खूब इंजॉय करो, मैं तुम्हें खुश देखकर खुश हो जाऊंगा। जियाल ने मिजाज खुशगवार बनाते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तो हमेशा से यही दुआ करती रही हूँ, मेरा भाई खुश रहे, चाहे वो ज़ेनी आपी होती या अब रुहाइमा होगी। मीशाइम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरी खुशी मेरी बहन में है, तुम खुश तो मैं खुश। जियाल ने उसके कंधे के गिर्द बाजू हमाइल करके हौसला दिया। मीशाइम पुरसुकून होकर मुतबस्सम हुई। जियाल बेड के सिमत बढ़ गया तो वह खाली कप ट्रे में रख कर उसके कमरे से बाहर आ गई। नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। तूफान थम कर जिंदगी को हमवार कर गया था। दोपहर का वक्त था। सूरज की तेज रोशनी सहन की सफेद दीवारों पर सुनहरा अक्स छोड़ रही थी। नाजनीन खानम के साथ रुहाइमा के दोनों भाई मीर और जहीर दरवाजे पर खड़े थे, चेहरे पुरसुकून मगर आंखों में जिम्मेदारी की संजीदगी। सदीफ ने मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। लाउंज में शैब साहब और हमदान चाचू भी उनके इस्तकबाल में खड़े थे। मीर आगे बढ़ा और दादाजी से मिला, फिर चाचू से मुसाफा किया। इन दोनों के पीछे दादी और अम्मी के साथ वो खड़ा नजर आया। कॉफी ब्राउन कलर के कमीज शलवार में मलबूस, संजीदा और सोबर। मीर ने तेज निगाह उस पर डाली। नाजनीन खानम और जहीर ने भी सरता पैर जियाल को देखा। दादी और मम्मी से मिलकर जियाल और मीर आमने सामने हुए। दोनों के माबैन शानदार अंदाज में मुसाफा हुआ और फिर सब बड़े ड्राइंग रूम में चले गए। ड्राइंग रूम सादा मगर बावकार था। मीर और जहीर सामने बड़े सोफे पर बैठे थे। जियाल उनके मुकाबिल सिंगल सीट पर खामोशी से बैठा था। सीधा पुरसुकून, नजरें झुकी हुई मगर चेहरा मजबूत। दादाजी, पापा और चाचू के हमराह दादी और मम्मी नाजनीन खानम कंपनी देने मौजूद थी। चंद रस्मी जुमलों के बाद असल मकसद की तरफ बात बढ़ने लगी। तो मीर बेटा, क्या करते हो? सदीफ ने मीर को मुखातिब किया। मीर ब्लैक कमीज शलवार और ब्लैक वेस्ट कोट, जेब तन के बाल और शेव नफासत से तराशे हशाश बशाश लग रहा था। सदीफ अंकल के सवाल पर उसने अपना पेशा बताया और चंद दीगर प्रोफेशनल तबादुला ख्याल हुआ। चाय के बाद मीर सीधा होकर बैठा और अपने असल मकसद पर आया। अंकल, आप बुरा ना माने तो मैं डॉक्टर सियाल से कुछ पूछ सकता हूँ? मीर ने शब साहब और फिर सदीफ को देखा। आयत का दिल घबरा रहा था। उसने इल्तिजाई नजरों से जियाल को देखा कि वो नरमी से पेश आए मगर वो उनके जानिब मुतवज्जे नहीं था। जी बिल्कुल, पूछ ले। शब साहब ने फौरन इजाजत दी। मैं आपसे तफ्तीश करने नहीं आया जियाल, बस दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी एक ही बहन है, बचपन से हमने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसकी हंसी हमारे घर की आवाज है। मीर का लहजा नरम था। वो किसी अदालत की तरह सवाल करने नहीं आए थे, बस अपनी बहन का हाल किसी के हाथ में सौंपने से पहले दिल हल्का करना चाहते थे। जियाल खामोश रहा मगर उसकी तवज्जो मुकम्मल उन्हीं पर थी। वो बहुत मजबूत लगती है मगर है नहीं, जरा सी बात दिल पर ले लेती है। अगर कोई ऊंची आवाज में बात करे तो वो खामोश हो जाती है मगर अंदर से टूट जाती है। हम बस चाहते हैं कि उसे कभी वो खामोशी न झेलनी पड़े। जहीर ने इजाफा किया। ड्राइंग रूम में खामोशी थी। सिर्फ मीर की दमदार आवाज गूंज रही थी। हम उसे बहुत लाड से पालते रहे, खासकर मेरे लिए तो वो मेरी बेटी जैसी है। जिद भी करती है, बहस भी कर लेती है मगर दिल साफ है। अगर कभी वो गलत भी हो तो उसे समझा दीजिएगा, झुकाएगा नहीं। वो मामूर शख्स, रुतबा, दबदबा, पेशा सब पीछे रखे बहन की खुशियों के लिए पुरउम्मीद रहा। जियाल ने पहली बार नजरें उठाईं। उसके चेहरे पर संजीदगी और एहतराम था।
मैं ये रिश्ता साथ निभाने के लिए कर रहा हूँ, झुकाने के लिए नहीं। मैं वादा तो नहीं कर सकता कि ज़िंदगी में मुश्किल नहीं आएगी, मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो मुश्किल घड़ी में अकेली नहीं होगी। ज़ियाल संजीदगी से बोला। नाज़नीन खानम के लबों पर मुस्कान फैल गई। उसके जवाब पर आयत ने सुकून का सांस लिया। चंद लम्हों की खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। ये सवाल व जवाब नहीं, एतमाद की बुनियाद रखे जाने का लम्हा था। मैं अपनी बेटी आपके सुपुर्द नहीं कर रही। नाज़नीन बेगम ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मैं उसे आपके साथ बांट रही हूँ, ख्याल रखिएगा, वो हमारी जान है। उनकी ममता उनके लफ्ज़ों में साफ जाहिर थी। अब वो मेरी इज्जत होगी, आप बेफिक्र रहें। ज़ियाल ने उसी एतमाद से जवाब दिया। मीर ने टेक लगाते सुकून का सांस लिया। उसे ज़ियाल ज़रूरत से ज़्यादा खामोश और संजीदा लग रहा था, मगर वो ये कैफियत प्रपोजल का दबाव समझ बैठा, जबकि ये खामोशी तो ज़ियाल की फितरत बनती जा रही थी। अल्लाह दोनों बच्चों को खुश रखे, दादी ने दुआ दी। सब ने एक साथ आमीन कहा। कुछ देर बाद चाय की प्यालियों की खनक के साथ माहौल नरम पड़ गया। ज़ियाल के अल्फाज बुलंद नहीं थे, मगर वजन रखते थे, और कभी कभी खामोश आदमी के मुख्तसर जुमले ही सबसे ज्यादा यकीन दिलाते हैं। घड़ी की सुइयां 2 बजाने लगी तो नाज़नीन खानम जाने के लिए उठी। खाने का वक्त हो रहा है, थोड़ी देर और बैठ जाती। आयत और नाज़नीन गले मिले। अब तो रिश्तेदारी बन रही है, खाना फिर कभी, नाज़नीन ने हंसते हुए वजाहत दी। खुश गप्पियों में ही मसरूफ वह सब एक साथ गेट तक आईं। ज़ियाल भी मसनूई मुस्कुराहट सगाए उनकी कार में सवार होने तक खड़ा रहा। उनके घर से निकलकर दोनों भाई और माँ खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़े। उन तीनों के जहन में अभी तक वो मुलाकात चल रही थी। गाड़ी में बैठते ही चंद लम्हों तक खामोशी रही, जैसे माँ और बेटे अपने अपने अंदाज में लड़के को परख रहे हो। इंजन स्टार्ट हुआ तो छोटे भाई ने शीशे से बाहर देखते हुए कहा, मीर भाई। ज़ियाल कम बोलता है, उसने सोचते हुए तबसरा छेड़ा। हाँ, मगर जो बोला सोच कर बोला, मुझे बनावट नहीं लगी। बड़े भाई ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा था, घबराहट थी मगर नजरें नहीं चुराई। जो लड़का नजर नहीं चुराता वो जिम्मेदारी से भी नहीं भागता। मीर ने दूसरा तबसरा किया। बस हमारी बहन के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ज़हीर खिड़की से बाहर गुजरते ट्रैफिक को देखते हुए कुनकुनाया, नहीं आएंगे, और अगर आए तो मैं जिंदा हूँ अभी। मीर ने सख्त लहजे में कहा। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हो गई थी। अम्मी ने मुतफक्किर अंदाज में उसे देखा। तो फिर आप मुतमईन हैं? ज़हीर ने पहले मीर भाई को फिर गर्दन घुमाकर अगली सीट पर बैठी माँ को देखा। मुतमईन मगर पुरुम्मीद हूँ, और कभी कभी उम्मीद ही सबसे मजबूत बुनियाद होती है। मीर ने लहजा हमवार करते हुए जवाब दिया। माँ ने पलकें झपकाते सर को खम देते अपनी रजामंदी का इजहार किया। गाड़ी आगे बढ़ती रही। दोनों भाइयों के दिल में एक ही दुआ थी कि उनकी इकलौती बहन की हंसी कभी मद्धम न पड़े। रुहाइमा लाउंज में बैठे बार बार गर्दन दाएं सिमट करके गेट के सिमट देखती। अम्मी और भाइयों को गए हुए 2 घंटे हो रहे थे। दिल में हलचल मची थी। आपी, डर लग रहा है क्या? जोरिन उसके पास आकर बैठा। थोड़ा सा, मगर आप लोग साथ हैं ना, इसलिए हिम्मत भी है। वो जोरिन के सिमत मुड़ी। मीर भाई संभाल लेंगे, जोरिन ने पुरएतमादी से जवाब दिया। उसे अपने बड़े भाई पर यकीन था। रुहाइमा ने सर इस्बात में हिलाया। मीर भाई पर तो उसे भी भरोसा था। गेट पर हॉर्न हुआ तो जोरिन भाग कर बाहर गया। बेख्तियार रुहाइमा का दिल धड़क गया। दोनों भाइयों के चेहरों पर अजीब सी संजीदा मुस्कुराहट थी। अम्मी भी मुतमईन नजर आ रही थी। उन्हें आते देखकर रुहाइमा अपनी जगह से खड़ी हो गई। दिल की धड़कन जैसे हर आवाज पर चौंक रही थी। मीर और ज़हीर ने दोनों ने एक दूसरे को देखा। सब ठीक रहा। अम्मी ने आगे आकर उसकी फिक्रमंदी दूर की। मीर ने उसके सर पर हाथ फेरा। हमें ज़ियाल पसंद आया। मीर भाई ने अपनी रजामंदी दिखाई। बस इतना सुनना था। उसके हाथ बेख्तियार काम गए। आंखों में हैरत, सुकून, खुशी सब एक साथ उतर आए, जैसे किसी ने सीने पर रखा बोझ अचानक हटा दिया। सच, जोरिन की पुरजोश आवाज बुलंद हुई। हम झूठ बोलने आए हैं क्या? ज़हीर ने अपने जुड़वां भाई के पुश्त पर थपकी दी। वो चंद कदम पीछे हट गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे कमरे में सुनाई दे रहा हो। आंखों में नमी आ गई, उदासी की नहीं, राहत की। आप लोगों को वाकई ठीक लगा? उसने अम्मी की तरफ देखा, जैसे आखिरी यकीन चाहती हो। अम्मी ने हामी भरते उसके सर पर हाथ रखा। वो शर्मा गई, चेहरा सुर्ख हो गया। दिल में पहली बार उस नाम के साथ एक मुस्तकिल एहसास जुड़ गया, मोहब्बत से ज्यादा यकीन का। इसी लम्हे उसे महसूस हुआ, शायद जिंदगी वाकई एक नए बाब की तरफ बढ़ रही है, और इस बार वो अकेली नहीं होगी। उसकी जिंदगी का फैसला उसके अपने लोगों की दुआ के साथ हो रहा था। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई अनजाना रास्ता अब इतना अजनबी न रहा हो। वो आहिस्ता से मुस्कुराई, वही नर्म शर्मीली मुस्कुराहट। बट हाउस में भी खान फैमिली पर तबसरा और तबादला ख्याल चल रहा था। ज़ियाल मंजर आम से गायब था, मगर बाकी सब नाज़नीन खानम और उनके बच्चों पर ज़ेरे बहस थे। समर और मीशाइम यूनिवर्सिटी से लौटी, क्या बातें हो रही हैं। समर अपनी मम्मी के पास आकर बैठा। मीशाइम पापा के पास बैठी और उनके कंधे पर सर रख लिया। सदीफ ने बेटी के गिर्द बाजू हमायल किया। आज रुहाइमा की अम्मी और भाई आए थे ज़ियाल से मिलने। आयत ने सारी रुदात सुनाई। वाह, भैया पसंद आ गए उनको। समर महजूज हुआ। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ज़ियाल, भैया किसी को पसंद न भी आ सकते हैं क्या? मीशाइम ने अपने भाई की तारीफ की। कल उनके घर तारीख तय करने जाएंगे। समर, तुम साथ चलना।
आयत ने आगे का लाए अमल तय किया। समर ने इस्बात में हिलाया। उसे भी जियाल की शादी की जल्दी थी। राना फुफू, मुझे आपकी बेटी को तड़पाने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी, सोचते हुए होठों पर मुस्कान आई। एक हल्की मुस्कान, नर्म मगर खतरनाक, जैसे किसी खेल का आगाज हो रहा हो। जारी है नावल नदामत पार्ट 2। पलवशा साफी किस नंबर 33। दोपहर का वक्त था। घर में मामूल की खामोशी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। नाजनीन खानम ने दरवाजा खोला तो सामने आयत और समर खड़े थे। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में संजीदा सी दरख्वास्त। रस्मी दुआ सलाम के बाद जब दोनों आमने सामने बैठी तो कुछ लम्हों की तमहीद के बाद असल बात सामने आ गई। बहन जी, हम एक गुजारिश लेकर आए हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो हम चाहते हैं कि शादी इसी माह कर दी जाए। आयत ने दरख्वास्त की सूरत कहा। ये सुनकर नाजनीन के हाथ में पकड़ा कप हल्का सा रुक गया। इसी माह, उन्होंने धीरे से दोहराया। रुहाइमा तो अभी पढ़ रही है। हमने हमेशा चाहा है कि वो तालीम मुकम्मल करे। उन्होंने बारी बारी उन दोनों माँ बेटे को देखा। नाजनीन खानम के चारों बच्चे अपने अपने काम पर गए थे। कमरे में एक लम्हे को संजीदगी छा गई। हम भी यही चाहते हैं। मेरा भाई भी तो पढ़ रहा है। हम दोनों की तालीम के खिलाफ नहीं बल्कि इसके हामी हैं। शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। हम उसे नहीं रोकेंगे बल्कि सहारा देंगे। बस हम चाहते हैं भाई के वापस जाने से पहले शादी हो जाए। समर आगे को हुआ। यह जुमला सादा था मगर वजन रखता था। नाजनीन के दिल में माँ वाली फिक्र थी। क्या वाकई बेटी का ख्वाब महफूज रहेगा? क्या ससुराल का माहौल उसकी किताबों को कबूल करेगा? मैं जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। मुझे रुहाइमा और उसके भाइयों से मशवरा करना होगा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा। जी जरूर, हम तब तक यही हैं। समर टेक लगाकर पीछे हुआ। आयत ने अचंभे से उसे देखा। समर तो उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वहीं समर ये तय कर आया था कि तारीख लेकर ही जाएगा। नाजनीन खानम के होठों पर हल्की सी लकीर बनी जो हैरत और शक का मिलाप थी। उन दोनों से माजरत करती वो उठकर ड्राइंग रूम से बाहर आ गई और मीर को कॉल मिलाई। कुछ देर में मीर ज़हीर और रुहाइमा के साथ घर लौटा और अपनी अम्मी के बेडरूम में चारों इकट्ठा हो गए। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बस हाँ ही की है, न बात पक्की न मंगनी, डायरेक्ट शादी। ज़हीर हैरानगी से बोला। अम्मी क्या? उन्होंने पढ़ाई के बारे में वाज़ेह बात की? रुहाइमा ने खौफ से पूछा। हाँ, वो कह रही थी कि शादी के बाद भी तालीम जारी रहेगी। जियाल भी पढ़ रहा है। उसके ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले शादी करने की रिक्वेस्ट करे है। अम्मी ने उसकी परेशानी दूर की। उन सब के बीच मीर खामोश बैठा था, सोच में गुम। मीर भाई, आप क्या कहेंगे? ज़हीर उसके पास बैठा। असल सवाल जल्दी का नहीं, नियत का है। अगर वो वाकई तालीम का एहतराम करते हैं तो जल्दी नुकसान नहीं देगी, बल्कि जल्दी शादी करना बेहतर ही है। जियाल बैरून मुल्क में पढ़ रहा है। उन्हें भी शायद माहौल के असर होने का खौफ है। मीर गहरा सांस लेते खड़ा हुआ और रुहाइमा के सामने आया। रुहाइमा ने प्यार से अपने सरपरस्त, अपने जान से अजीज भाई को देखा। बेटा, हम तुम्हारी भलाई सोच रहे हैं। मीर ने रुहाइमा के रुखसार पर हाथ रखा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम पर बोझ न आए। आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। मीर भाई ने अपनी बेटी जैसी बहन को एतमाद में लिया। आपने मुझे मजबूत बनाया है मीर भाई। अगर ससुराल साथ दे तो मैं दोनों जिम्मेदारियां निभा लूंगी। उसने भाई का हाथ थाम लिया। मीर भाई मुस्कुरा दिया और सर को खम दिया। ड्राइंग रूम में खामोशी थी। समर बैठे बैठे डफेला कर जम्हाई लेने लगा। आयत ने उसके बाजू पर मार कर सीधा होने घूरा। वो सीधा हुआ। इसी लम्हे मीर और ज़हीर कमरे में दाखिल हुए। समर ने उठकर उन दोनों से मुसाफा किया। हम एक शर्त रखेंगे, तालीम में कोई रुकावट नहीं होगी। इम्तिहान क्लासेस सब पहले जैसे होंगे। अगर आप मान जाए तो हमें एतराज़ नहीं। मीर ने अपनी जानदार सरापे का सहर बनाए रखा। मंजूर है। समर ने हामी भरी। आयत ने भी सर को खम देकर तायद की। बाहमी रजामंदी से जुमा के दिन की तारीख तय हुई। नाज़नीन ने मिठाई पेश की। नई खुशियों की आमद का सिलसिला बन गया। रुहाइमा ने दूर खड़े होकर ये सब सुना। दिल में हल्की सी घबराहट अब भी थी, मगर उसके साथ एक यकीन भी कि उसकी ज़िंदगी का नया बाब उसके ख्वाबों को मिटाने नहीं संवारने के लिए खुल रहा है। और शायद यही असल खुशकिस्मती थी कि रुखसती सिर्फ घर की न हो बल्कि समझ और एहतराम के साथ हो। शादी की तारीख और मिठाई का डब्बा लेकर वो दोनों रुखसत हुए। ड्राइव करते हुए समर ने शाहराए फैसल का रोड काटा तो आयत हैरान हुई। समर, हम कहाँ जा रहे? आयत ने हैरत से पूछा। शाह पैलेस। फुफ्फू को खुशखबरी नहीं देनी क्या? समर ने जताते हुए याद दिलाया। बता देंगे, पहले घर वालों को तो बता दे। कार्ड्स बन जाए फिर बता देंगे। आयत को उसकी जल्दबाजी बेजा लगी। नहीं मम्मी, इससे पहले एलिजना चली जाए ये खबर पहुंचानी जरूरी है। समर की आंखों में जुनून दर आया। आयत ने सर ठटका। उसे समर का जुनून समझ न आया, मगर यही वह मनफी जज्बा था जो उसे बुरा इंसान बनाता जा रहा था। दोपहर का वक्त था। घर में सादगी सी खामोशी थी। शाह पैलेस का लॉन धूप से जर्द पड़ रहा था। एल्सिना पहले से बेहतर लग रही थी। राना भी रोजमर्रा के मामूलात में मशगूल थी और याशिम अभी अभी ऑफिस से लौटी थे। बीबी जी, आपके बैग्स ले आया। एक मुलाजिम 2 बैग्स सीढ़ियों से उतार कर लाउंज के कोने में रखकर बोला। थैंक यू। एलजना ने शुक्रिया अदा किया। जीनी, फ्लाइट कंफर्म है ना? पापा ने कोट उतार कर सोफे पर बैठते हुए पूछा। जी पापा, वो बेतासुर बोली। आज रात उसकी वापसी थी।
رانا उसके लिए दौरान फ्लाइट खाने के लिए स्नैक्स तैयार कर रही थी। जब गेट खुला, एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई और पोर्च में आकर रुकी। दादा दादी और याशिम ने बाहर देखा। एल्जिना ने गैर दिलचस्प अंदाज में सर पीछे करके देखा, मगर कार में से समर और आयत को उतरते देखा तो वो पूरी सीधी हो गई। भाभी आइए। याशिम फौरन उठकर उनके इस्तकबाल में आगे गए। अस्सलाम वालेकुम, एक खुशखबरी के साथ आई हूँ, आयत ने अपने आने का मकसद बताया। वालेकुम अस्सलाम आई, फरीहा बेगम ने खुश उसलूबी से कहा। कैसी हो राना? आयत ने बैठते हुए राना को आते देखा। बहुत अच्छी, राना सफाकी से कहकर मुस्कुराई। समर की आंखों में शोले उभर आए। वो याशिम के साथ चलता एलजीना के साइड पर बैठा। वो हाथ बाहम मिलाए खामोश थी। माशाअल्लाह से मेरे ज़ियाल का रिश्ता तय हो गया है, आयत ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। कमरे में सुकूत छा गया। याशिम ने एलजीना को देखा था। वो बेतासुर रही, मगर चेहरे पर सियाह साया लहरा रहा था। वाह, मुबारक हो। राना उसके पास आकर बैठी। खैर मुबारक, जुमे के दिन शादी है, घर की पहली शादी है, तुम्हें लाजमी आना है राना। आयत ने खुश होते उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जरूर, राना ने हामी भरी। समर पैर झुलाते आसपास देख रहा था। लाउंज के कोने में उसकी नजर सफर के लिए तैयार बैग्स पर पड़ी। एल्जिना, आप आएंगी ना? उसने एल्जिना के करीब खिसक कर सरगोशी की। मैं आज वापस जा रही हूँ समर, मेरी पढ़ाई का जिया हो रहा है। एल्जिना इनकारी हुई। समर की धड़कन बढ़ी। नहीं, आपका आना तो बहुत जरूरी है। वो नरमी से बोला। आप नहीं आएंगी तो भैया शादी नहीं करेंगे, वो निकाह में कबूलियत नहीं देंगे। उसने मुस्तकबिल के खदशात गिनवाए। एल्जिना की हैरत से आंखें बड़ी हो गई। आप नहीं चाहती ये फैमिली डिस्टेंस खत्म हो, हम सब नॉर्मल लाइफ जिए। मैं जानता हूँ आपके लिए मुश्किल है, पर अगर आप फुफ्फू और मम्मी की दूरियों को मिटाना चाहती है तो आपको आना ही पड़ेगा। समर ने हतमी फैसला सुनाया। एल्जिना दोहरी कैफियत का शिकार होने लगी। वो जाएगी तो खुद को तकलीफ देगी, और नहीं जाएगी तो ज़ियाल उसे कमज़ोर जानकर फिर से पीछे हटने की कोशिश करेगा। मसला ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उसने इनकार किया ना आने का वादा। समर ने मसरूर मुस्कान से नवाजा। उसका तीर हमेशा की तरह निशाने पर लगा था। उनके जाने के बाद फरीहा बेगम अपने कमरे में चली गई और राना अपने लाउंज में। उन दोनों के अलावा कोई न था। याशिम एल्जिना के सामने आया। उसने सर उठाकर देखा। याशिम की आंखों में हैरत थी। उन्होंने हाथ उठाकर ये सब क्या है का पूछा। एल्जिना ने वापस सर झुका लिया। पापा सर्द सांस खारिज करते उसके पहलू में बैठे। अपनी मोहब्बत किसी और के साथ देखना आसान नहीं होता। पहली मर्तबा जब मुझे पता चला राना शादीशुदा है तो मैं पागल हो गया था। न जमीन फट रही थी, न आसमान गिर के दे रहा था। अगर वो डाइवोर्स न होती तो मैं आज किसी सहरा में भटक रहा होता। याशिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हर चीज जो हम चाहते हैं वो हमारी नहीं होती, एल्जिना ने हिम्मत से कहा, मगर दिल को समझाना सबसे मुश्किल होता है। याशिम ने दिल टूटने की कैफियत समझाने की कोशिश की। बास ख्वाहिशात का मर जाना बेहतर होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो हमें मार देती है। एल्जिना ने उठकर सर्द सांस खारिज की। मैं नहीं चाहता तुम टूट जाओ। याशिम उसके साथ आन खड़े हुए। मैं नहीं टूटूंगी पापा, मुझे आपने मजबूत बनाया है। एल्जिना ने उन्हें यकीन दिलाने रुख उनके सिमत किया। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का बेहतरीन बदला दे, मुझे तुम पर फख्र है। पापा ने उसके बालों पर हाथ फेरते दुआ दी। वो मुस्कुरा दी। इस बार मुस्कुराहट दिल तक पहुंची। जिंदगी में सुकून तब आता है जब हम यह मान लेते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ बस एक अमानत है जो रब की मर्जी से मिली है और उसी की मर्जी से वापस चली जाएगी। जब दिल से यह बात मान ले तो सब आसान लगने लगता है, फिर शिकवे कम और शुक्र ज्यादा होने लगता है। घर में आज पहली बार वो हलचल थी जो सिर्फ शादी के घर में होती है। सुबह से दरवाजा बंद ही न हो रहा था। रिश्तेदारों की आमद, फोन कॉल्स, लिस्टें, कपड़ों के थैले और अम्मी की आवाज़ जो हर कमरे से सुनाई दे रही थी। बेटा दर्जी को नाप दे दिया, मेहंदी वाली को तारीख बता दी। रुहाइमा अपने कमरे में बैठी अलमारी खोले जोड़ों को देख रही थी। हर कपड़े के साथ एक तस्वुर जुड़ा हुआ था। मेहंदी की हंसी, बारात की धड़कन, रुख सती की नमी। उसके हाथ में सुर्ख दुपट्टा आया तो दिल की धड़कन बेख्तियार तेज हो गई। नीचे सहन में छोटा भाई लाइट्स चेक कर रहा था। यहाँ और रोशनी लगाओ, हमारी बहन की शादी है। वो मजदूर को हिदायत देते हुए खुद भी मुस्कुरा रहा था, मगर आंखों में अजीब सी नमी छिपी थी। बड़ा भाई मार्केट से वापसी पर फहरिस्त देख रहा था। किसी चीज में कमी न रह जाए, उसे कभी एहसास न हो कि हमने जल्दी में कुछ छोड़ दिया। मीर सिर्फ घर का बड़ा बेटा नहीं था, वो इस घर की रीढ़ की हड्डी था। कद लंबा, लहजा मुतवाजिन, आंखों में ऐसा वकार जो खुद ब खुद एहतराम पैदा करे। वो ठहरी आवाज में बात करता था, मगर जब बोलता तो फैसला बन जाता। इधर लड़की के घर में रोशनियों की कतारें सज रही थी, उधर लड़के के घर में भी हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं कहकहे थे, कहीं मशवरे, मगर इस सारी रौनक के बीच सियाल हैरतंगेज तौर पर पुरसुकून था। वो अपने कमरे में बैठा था, सामने खुला हुआ लैपटॉप और साथ में शादी के कार्ड्स का डब्बा। कभी कार्ड देखता, कभी तारीख पर नजर डालता। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, न ही बेकाबू खुशी, बस एक लापरवाह अंदाज। बहरा आए तो ये शेरवानी ट्राई करनी है। नीचे से मीशाइम की आवाज आई। वो तपे हुए अंदाज में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नीचे आया। मीशाइम ने शौक अंदाज में शेरवानी उसके सामने कर दी।
आपको कुछ फीलिंग भी हो रही है या नहीं? आपकी शादी है। उसने शेरवानी जियाल से लगाकर सर ऊपर से नीचे करके उसे देखा। दादा दादी, चची, मम्मी, समर सब वहां मौजूद थे। जियाल ने शेरवानी हटाई और आकर दादी के पास बैठा। आतिरा बेगम ने उसके गाल पर हाथ रखा। भैया, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी और की शादी हो। थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाए। समर ने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। समर, तंग मत करो मेरे बच्चे को। दादी ने उसे डपटा। समर पीछे हो गया। जियाल, एलजीना से दोबारा बात की। दादी ने पूछा। जियाल ने नफी में सर को जंबिश दी। भैया, आपकी बारात सबसे यादगार होगी। आई प्रॉमिस, समर ने शरीर अंदाज में कहा। जियाल ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो बस खामोशी से बैठा फैमिली को जोश होता देखता रहा। समर दोबारा अपने काम में लग गया। रात तक वो दोस्तों की लिस्ट बना रहा था, बारात के गाने मुंतखब कर रहा था। जियाल और एलजीना की दूरियों की खुशी सबसे ज्यादा उसे थी। खान विला में रात को सब थक कर बैठते तो हंसी मजाक शुरू हो जाता। अब आप हमें भूल जाओगी, जोरिन ने रुहाइमा को तंग करते कहा। मैं कहीं नहीं जा रही, बस घर बदल रहा है। बेटी और बहन इसी घर की रहूंगी। वो फौरन नाराज हुई। बड़ा भाई खामोशी से उसे देखता। दिल में खुशी भी थी, जुदाई का एहसास भी। हाँ, लेकिन शादी के लिए तो फौरन से मान गई थी। एक दफा भी हमारा नहीं सोचा। जहीर ने भी उसे छेड़ा। रुहाइमा ने मासूमियत से मुंह बनाया। मीर भाई, देखो न उनको। उसने मासूम अंदाज में बड़े भाई से शिकायत की। सही वक्त पर सही इंसान से शादी करना हर इंसान का शरई हक है। उन्होंने रौबदार आवाज में छोटे भाइयों को देखा। वो दोनों खामोश हो गए। रुहाइमा, देखो, शादी जिंदगी का नया मरला है, इम्तिहान नहीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई बात दिल पर बोझ बन रही है तो याद रखना, ये घर तुम्हारा था और रहेगा। भाई के लहजे में ऐसी मजबूती थी कि उसकी आंखें भर आईं। भाई, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? उसने मीर भाई के कंधे पर सर रखा। मैं तुम्हारा भाई हूँ, अहद नहीं बदलता। वो हल्का सा मुस्कुराया। रुहाइमा ने इत्मीनान से सर को जंबिश दी। उसके लिए मीर भाई बाप जैसे प्यारे थे और मीर के लिए वो पूरी दुनिया। रात को जब सब सो गए तो वो छत पर आ गया। आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस ली। शादी का ख्याल उसे बेचैन नहीं कर रहा था, बल्कि संजीदा बना रहा था। वो जानता था अब सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, किसी और की भी उसके साथ जुड़ेगी। मीशाइम उसे पहले दिन ही रुहाइमा की तस्वीर भेज चुकी थी, मगर उसने एक मर्तबा भी देखने की जहमत नहीं की। उसके दिल में तो अब तक एलजीना का राज था, जो ताहयात रहने वाला है। उसके नज़दीक एलजीना से ज्यादा अहम कोई ना कभी थी ना कभी होगी। चंद बरस पहले उसने भी किसी को दिल से चाहा था, ख्वाब बुने थे, वादे सुने थे, मगर हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि वो रिश्ता उसके हाथों में रह न सका और इस जुदाई ने उसके अंदर की बेसाख्ता उसी कहीं दबा दी थी। तब से वो जज्बात को संभाल कर रखता था, ज्यादा खुशी जाहिर नहीं करता था, ज्यादा उम्मीद बांधने से डरता था। उसने गहरी सांस ली। माजी की तकलीफ को मिटाना मुमकिन नहीं था, मगर उसे मुस्तकबिल पर हावी रखना भी इंसाफ नहीं था। हर दिल को दूसरा मौका मिलना चाहिए, उसने खुद से कहा। नीचे घर में खुशी का समा था और ऊपर एक मर्द खामोशी से अपने जख्मों पर मरहम रख रहा था, ताकि कल जब वो निकाह की आवाज़ सुने तो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, नया एतमाद भी कबूल कर सके। जुमा के शाम मैरियट होटल एक बार फिर सजा हुआ था। वही जगह, वही लम्हा, वही लोग, मगर इंसान बदल चुके थे। न दूल्हा वो था और न दुल्हन। ये वही सुनहरे रंग का ब्राइडल रूम था, मगर आज वहाँ एलजीना नहीं, रुहाइमा दुल्हन बनी बैठी थी। लाल जोड़े की तहें उसके गिर्द फैली हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट आखिरी बार दुपट्टा संभाल रही थी, मगर उसकी नजरें आईने में अपने चेहरे पर नहीं, अपनी आंखों में थी। वही आंखें जो कभी किताबों में खोई रहती थी, वही आंखें जो भाइयों के लिए हंसती थी। आज उनमें नमी भी थी और चमक भी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। मीर भाई अंदर आया। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस। चंद लम्हे वो बस उसे देखता रहा। उसकी छोटी सी बहन आज दुल्हन बनकर सामने बैठी थी। तैयार हो? उसने नर्म लहजे में पूछा। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, मगर आंखें भर आती है। भाई, सब ठीक होगा ना? वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने हमेशा तुम्हें मजबूत देखा है, आज भी वैसे ही रहना, सब ठीक होगा। मैं हूं ना साथ। मीर ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिया और पेशानी पर बोसा दिया। उसने सर हिलाया। उसके अल्फाज दीवार की तरह मजबूत थे, मगर लहजा दुआ जैसा नम। इधर बारात की तैयारी थी। समर और मुसव्विर दोस्तों के साथ शोर मचा रहे थे। मीशाइम अपनी सहेलियों के घेरे में खुशियां मना रही थी। वो आईने के सामने खड़ा था, सफेद शेरवानी, संजीदा चेहरा, आंखों में हल्की सी थकन और कहीं बहुत अंदर एक फैसला। माजी का जख्म अब भी कहीं मौजूद था, मगर आज उसने खुद से अहद किया था कि वो उसे इस नए रिश्ते पर साया नहीं बनने देगा। जियाल पापा दरवाजा खोलकर अंदर आए। आयत बेटे की शादी की मुनासिबत से सिल्क की साड़ी में तैयार भर आई नजरों से बेटे को देखा। उसकी भुलाई ली और खुशियों की दुआ देते खुद से लगाया। आज से तुम सिर्फ बेटा नहीं, शौहर भी हो। दिल साफ रखना, बाकी सब आसान हो जाएगा। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। उसने खामोशी से सर झुका दिया। कहना आसान था, मगर ठीक कुछ भी नहीं होता। आयत उसे प्यार करके वापस बाहर निकल गई, जबकि सदीफ वहीं रही। बेटा, ये। उन्होंने एक फाइल जियाल के आगे की। जियाल ने आबरू मिलाए उन्हें देखा। मैं ये तुम्हें डिग्री लेने के बाद देना चाहता था, पर अब लग रहा है आज ये देने का सही मौका है। उन्होंने वो फाइल जियाल के हाथों में रखी। ये क्या है पापा? जियाल ने फाइल खोल कर देखी। वो एक जेरे तामीर जदीद डिजाइन हॉस्पिटल के कागजात थे, जो जियाल के नाम पर थे।
कागज पर लिखे इबारात पढ़कर वो हैरान हो गया। पापा, इसकी क्या जरूरत थी? आपने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग मेरे लिए हॉस्पिटल बनाने में लगा दी। जियाल खुश होया, परेशान उसे समझ ना आया। बेटा, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी तुम हो, मेरे तीनों बच्चे हैं। सदीफ ने दोनों हाथों से उसे कंधों से थामा। हाँ, इस वक्त जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही खेल खेल रही है। सदीफ ने सर झुकाकर पेशानी मसली। पर मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो एक बाप को अपनी औलाद को देनी चाहिए। उनकी आवाज धीमी हो गई। पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जियाल ने उन्हें खुद से लगाया। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू। यू आर बेस्ट पापा। जियाल ने उनके हिसार से लगकर उनके कंधे पर सर रखा। उसे बचपन के वह दिन याद आए जब सदीफ बट हाउस छोड़ जाने के बाद अपनी फैमिली के जरूरी अखराजात पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। अपने बच्चों को हर वसाइल ला कर दिया और हर मुसीबत से हिफाजत की। सदीफ ने मजबूती से उसकी पीठ थपथपाई और दोनों बाप बेटे यूं ही साथ साथ बारात लेकर निकल पड़े। हॉल में शहनाइयां बजने लगी। ढोल और तालियों की गूंज फिजा को पुरतयुश बनाने लगा। बारात के आगे समर, मुसव्विर और मीशाइम नाचते गाते चल रहे थे। कैमरामैन हर चेहरे की मुस्कान को तस्वीरी शक्ल में महफूज कर रहा था। इस्तकबाल के लिए मीर और उसके दोनों भाई समेत चंद दीगर दोस्त व अहबाब भी मौजूद थे। जियाल अपनी फैमिली की खातिर बेदिल मुस्कुराहट लबों पर सजाए बारात के हमरा चलता स्टेज तक आया। चंद हफ्ते कबल जब वो यहाँ आया था तो इस मकाम पर कियान खड़ा था, एल्जिना का इंतजार करते हुए, और आज इस जगह वो खड़ा था। मगर इंतजार किसका था उसे समझ न आया। इसी लम्हे मीर भाई का हाथ थामे रुहाइमा वगदान खान हॉल में दाखिल हुई। हर नजर उस पर थी। ये शाम उसी के नाम थी। सुर्ख जोड़े में वो वाकई दुल्हन लग रही थी। हया और वकार का हसीन इम्तिजाज, दिल की धड़कन बेतरतीब थी मगर चेहरे पर सुकून। जियाल की नजरें झुकी हुई थी। इन आंखों ने एल्जिना के अलावा किसी और को अपनी दुल्हन के रूप में देखने की इजाजत नहीं दी। रुहाइमा शर्माते मुस्कुराते स्टेज पर आई और जियाल के साइड खड़ी हो गई। दिल की धड़कन तेज थी और हया से नजरें झुकी हुई थी। हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। सुनहरी फानूस, सुर्ख गुलाबों की आराइश और स्टेज पर सजी हुई शाही नशिस्त। कैमरे की फ्लैश बार बार चमक रही थी। दोनों साइड की फैमिली एक साथ दूल्हा दुल्हन के साथ खड़े तस्वीर बनवा रहे थे। कैमरे की खातिर उसे मुस्कुराना पड़ रहा था। इसी शोर और मौसीकी के दरमियान दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक मानूस सी शख्सियत अंदर आई। सादा सा लिबास मगर आंखों में वही पुरानी चमक। न ज्यादा मेकअप, न किसी को मुतासिर करने की कोशिश, बस एक खामोश मौजूदगी। एल्जिना सिद्दीकी। उसे देखकर जियाल की मुस्कान सिमट गई। चेहरा जर्द पड़ने लगा और आंखें उदास हो गई। राना फुफू आ गई। मीशाइम और मुसव्विर बुलंद आवाज कहते इस सिम भागे। याशिम शाह ब्राउन डिनर सूट में मलबूस सब बड़ों से मिलने लगे और राना भी सबको मुबारकबाद देते आगे बढ़ती रही। एल्जिना उसे देख सकती थी मगर उसने देखा नहीं। हॉल के शोर में भी उसकी आंखों में अजब सा सुकून था। उसने पलकें हल्की सी झुकाकर अपने दुपट्टे की तह दुरुस्त की, जैसे कोई गैर जरूरी मंजर उसकी तवज्जो के काबिल ही न हो। न बेचैनी, न मुकाबला, बस एक बावकार खामोशी। उसकी यही नजरअंदाज करने वाली अदा दरअसल आगे बढ़ने का ऐलान थी। वहीं जियाल के दिल में फिर कुछ टूटा जिसकी आवाज न आई। उसकी नजरें एल्जिना पर टिक गई थी, हमेशा की तरह। दोनों फैमिलीज से मिलकर याशिम और राना स्टेज पर आए। मुबारक हो जियाल, अल्लाह हमेशा खुश रखे। याशिम ने मुबारकबाद देते उसे गले लगाया। जियाल सर को खम देकर मशकूर हुआ। जियाल, शादी बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह, जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। राना फुफ्फो ने पहली मर्तबा नरमी से बात की। जियाल ने जबड़ा सख्त कर लिया। महफिल में जब्त करना मुश्किल हो रहा था। इन दोनों के बाद वो आई, कासनी रंग के फ्रॉक को संभालते, कानों में वही पर्ल टॉप्स। सियाल का दिल डूबने लगा। शादी बहुत मुबारक हो सियाल। उसने हाथों में थामा बुके उसे पेश किया। सियाल ने ठोस तासुरात बनाए बुके लिया। मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह करे रुहाइमा आपको आपके ख्याल के मुताबिक मिले। अल्लाह करे ये आपको इस अंदाज में मिले जिसके लिए आपने दुआ की है। अल्लाह करे आपको वो मिले जो आप चाहते हो, जो आपके सब के काबिल हो, और अल्लाह आपको वो भी दे जो आपने ख्वाब में सोचा भी ना हो। उसने दुआ देकर मुस्कान से नवाजा। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी दुआ दी है, थैंक यू। रुहाइमा ने मसरूर होते जवाब दिया। जियाल महज उसे घूर रहा था, जबकि एल्जिना की नजरें शिकवा की नहीं थी, उनमें सवाल भी नहीं थे, बस एक खामोश अलविदा जैसी थी। ज़ेनी, चलो फ्लोर पर। समर करीब आया और उसे हाथ से पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आया। समर प्लीज, एल्जिना ने अपना हाथ छुड़ाते इनकार किया। डांस फ्लोर की लाइट्स उस पर मरकूज हो गई। वो सर नफी में हिलाते जाने लगी, मगर जियाल की नजरें खुद पर महसूस करते रुक गई। आपकी शादी में सबसे ज्यादा मैं नाचूंगी। उसे अपना कहा जुमला याद आया। यही जुमला जियाल के जहन में भी था, और स्टेज पर रुहाइमा के संग बैठे उसकी सर्द नजरें उसे यही याद दिला रही थी। एल्जिना ने रुख फेर कर समर, मीशाई, मुसव्विर और इबाद को देखा और रक्स करने लगी। शुरू में उसके कदम धीमे थे, मगर फिर जैसे दिल की सारी भड़ास जिसमें उतर आई हो, घूमती पलटती हाथ फिजा में बुलंद करती, हर हरकत में शिद्दत थी। उसकी आंखें चमक रही थी, मगर वो चमक खुशी की नहीं थी, वो एक टूटे हुए दिल की जिद थी। जियाल साकित बैठा रहा, उसकी उंगलियां कुर्सी के बाजू पर जम गई। वो जानता था ये रक्स खुशी का नहीं, ऐलान का है। एक आखिरी कोशिश, शायद खुद को साबित करने की, शायद ये दिखाने की कि वो कमजोर नहीं,
वो अपने इनकार की पक्की है। एल्जिना के घूमने की रफ्तार तेज होती गई। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे, सांसें बेतरतीब थीं। एक लम्हे को लगा जैसे वो खुद से भाग रही हो। याशिम, राना, सदीफ, आयत, सब में परेशानी बढ़ने लगी। और फिर अचानक वो रुक गई, सांस फूली हुई, आंखों में नमी, लबों पर जबरदस्ती की मुस्कान। उसने सीधा जियाल की तरफ देखा चंद सेकंड, फिर नजरें हटा ली। हॉल में तालियां गूंजती रहीं, मगर उसके अंदर का शोर शायद किसी को सुनाई न दिया। वो पलटी और मजमे में गुम हो गई। उसका रक्स खत्म हो चुका था, मगर उसके दिल की थकन साफ दिखाई दे रही थी। मीर और जुड़वा भाइयों के हमराह कारी साहब हॉल में तशरीफ लाए। समर, सदीफ और हमदान भी उनकी हमराही करने लगे। रुहाइमा की धड़कन बढ़ गई और जियाल की बेचैनी। ये वो लम्हा था जहां इन दोनों को खुद को एक दूसरे को सौंपना था। कारी साहब सामने बैठे तो जियाल ने हड़बड़ा कर आसपास देखा। उसे एल्जिना कहीं नजर न आई। मैं ये नहीं कर सकता। उसकी सांस रुकने लगी। दिल में पशेमानी ने जन्म लिया। जारी है नावल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 34 जियाल बट वल्द सदीफ बट। कारी साहब की आवाज़ समाअतों में पड़ी तो जियाल उठकर जाने लगा था कि रुक गया। एल्जिना सामने के आउट से निकलकर उसके सामने आ गई। आंखों में सख्ती और चेहरा बेतासुर था। कारी साहब ने माइक संभाला। आवाज़ में ठहराव और वकार था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज हम यहाँ दो खानदानों के दरमियान एक पाकीज़ा और बाबरकत रिश्ता कायम करने के लिए जमा हुए हैं। निकाह सिर्फ दो अफराद का नहीं, दो खानदानों का मिलाप है। हॉल में खामोशी और गहरी हो गई। कारी साहब ने दूल्हा की तरफ देखा। वो सीधा बैठा था, मगर उंगलियां बेइख्तियार आपस में उलझी हुई थी। माजी के जख्म, हाल की जिम्मेदारी और आने वाले कल का बोझ, सब एक लम्हे में उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। बेटा, क्या आप अपनी खुशी और रजा से मुकर्रर हक महर के एवज रुहाइमा बिते वजदान को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कारी साहब ने जुमला मुकम्मल करके माइक जियाल के सामने किया। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे थम गया। उसने गहरी सांस ली। आंखों में एक लम्हे को तब्जुब आया, फिर सुकून। उसकी नजरें एल्जिना पर टिकी हुई थी। कबूल है? माइक में उसकी आवाज गूंजी। कबूल है? कारी साहब ने दोबारा पूछा। कबूल है? चेहरे के उजलात तन गए। तीसरी बार कबूल है। आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसके साथ दुल्हन बैठी थी। हाथों की मेहंदी गहरी हो चुकी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज की जैसे सब सुन लेंगे। उसके पास माँ बैठी थी। भाई चंद कदम दूर खड़े थे। बेटी, निकाह जिंदगी का अहम फैसला है। क्या आप बगैर किसी दबाव के अपनी रजा व रगबत से जियाल वल्द सदीफ बट को अपने निकाह में कबूल करती हैं? कारी साहब की आवाज आई। रुहाइमा की पलकें झुक गई। एक लम्हे को उसे वह सब याद आया। भाइयों की मोहब्बत, माँ की दुआएं, अपने ख्वाब, और उस शख्स का संजीदा चेहरा जो अब उसका हम सफर बनने वाला था। उसने होंठ तर किए। आवाज हल्की सी कांपी मगर साफ थी। कबूल है? दूसरी बार कबूल है। तीसरी बार कहते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आई। कबूल है। 3 बार कहे गए ये अल्फाज दो जिंदगियां जोड़ गए। कारी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। सबने उनकी पैरवी की। अल्लाह, इन दोनों के दरमियान मोहब्बत, रहमत और सुकून पैदा फरमा। इनके दिलों को जोड़ दे। अगर इनके दिलों में कोई खौफ या तज्जुब हो तो उसे यकीन में बदल दे। इनके घर को बरकतों से भर दे। आमीन। सबने आहिस्ता से आमीन कहा। फिर कारी साहब की आवाज़ बुलंद हुई। मैं ऐलान करता हूँ कि ये निकाह शरीयत के मुताबिक मुकम्मल हो चुका है। आप सब इन्हें मुबारकबाद पेश करें। इसी लम्हे जैसे फिजा बदल गई। सरगोशियां मुस्कुराहटों में बदल गई। कुछ आंखें नम हुई, कुछ लब हंसे। मुबारक हो जियाल। दादाजी बाहें फैलाए जियाल के सामने आए। जियाल जगह से उठकर उनके बगल गिर हुआ। नजरें अब भी एल्जिना पर थी। वहीं नाजनीन खानम ने रुहाइमा को गले लगाया। इस सिमत पापा मुबारकबाद देने आए और दूसरी सिमत मीर भाई ने रुहाइमा को खुद से लगाकर दुआएं दी। देखा, मैंने कहा था ना, आप नहीं आएंगी तो भैया कबूल नहीं करेंगे। अभी उठकर जाने वाले थे। समर ने उसके कान में सरगोशी की। हम अच्छा किया मुझे रोक लिया, एल्जिना ने खोए अंदाज में जवाब दिया। एक एक करके सब आगे आते गए और दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देते गए। वहीं एल्जिना के कदम पीछे हटते गए। जियाल बिना पलक झपकाए उस पर नजरें गाड़े हुए था। जैसे उसकी नजर हटी तो एल्जिना गायब हो जाएगी। पीछे होते होते एल्जिना हॉल के दरवाजे तक जा पहुंची। स्टेज पर अब रुहाइमा की फैमिली जियाल से और जियाल की फैमिली रुहाइमा से मिल रही थी। मीर भाई उसके सामने आया तो उसकी आउट में पीछे का मंजर छिप गया। एल्जिना मौके का फायदा उठाकर हॉल के दरवाजे से बाहर भाग गई। यूं एल्जिना जियाल की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। रात गहरी हो चुकी थी। रोशनियों के बीच आंसू भी चमक रहे थे। नाजनीन खानम ने बेटी को गले लगाया। छोटा भाई चुपके से आंखें पोंछता रहा। ज़हीर खुशी और उदासी के मिले जुले तासुरात के साथ खड़ा था। और बड़ा भाई, वो खामोश खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर बहन का हाथ जियाल के हाथ में दिया। ये हमारी जान है, उसे कभी तन्हा महसूस न होने देना। मीर भाई ने जियाल के हाथ में रुहाइमा का हाथ दिया और फिर अपना हाथ ऊपर रखकर थप्पाया। जियाल ने सर को खम दिया। रुहाइमा आखिरी मर्तबा मीर भाई के गले लगी और फिर जियाल के हमराह गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी आहिस्ता से आगे बढ़ी। दिल में दर्द भी था मगर उसके साथ एक सुकून भी। वो अकेली नहीं जा रही थी। वो एक नए रिश्ते, नए एतमाद और नए आगाज के साथ जा रही थी। उस रात उनकी गाड़ी शहर के खाली रास्तों पर चल रही थी। हर तरफ खामोशी थी। बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी।
وہ ہر جگہ زیال کی یادیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرہ جہاں وہ ہنستے کھیلتے بیٹھتے، وہ یونیورسٹی کا وہ بینچ جہاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے تھے، اور وہ چھوٹا سا کیفے جہاں ان کی مسکانیں ایک دوسرے میں گھلتی تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ دل چاہتا تھا چیخ کہے کاش وقت رک جائے اور ہم دوبارہ ساتھ ہوں، مگر وہ جانتی تھی کہ زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے فیصلے کی قیمت بھی اسے برداشت کرنی ہے۔ گھر پہنچے تو گھر بھی سناٹا سا لگ رہا تھا۔ دیواریں جیسے اس کی تنہائی کو گلے لگا رہی تھیں۔ ہر کمرہ اس کے دل کی حالت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں مضبوط ہوں، میں ٹوٹوں گی نہیں۔ وہ محبت جو میرے دل میں تھی، اس کا احترام رہنے دوں گی، مگر اپنے لیے نئی راہیں تلاش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا کہ میں اس دکھ کو بھی اپنے نصیب کی ایک آزمائش سمجھ کر برداشت کر سکوں۔ چہرے پر مسکان تھی، لیکن آنکھوں میں چھپی اداسی نے اس کے ہر لمحے کو بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کو دل سے نکالنا آسان نہیں، مگر یہ بھی یقین تھا کہ جو اللہ کی رضا میں ہو وہی بہترین ہے۔ شہر خالی، گھر ویران، مگر دل میں امید کی روشنی ابھی بھی زندہ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے آپ سے کہا، ہر دکھ کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ میں اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے تیار ہوں، میں مضبوط ہوں اور اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ اس رات شاہ پیلیس خالی اور ویران ہو چکا تھا۔ وہیں دوسری سمت رات کا وقت تھا، مگر گھر کے باہر چراغوں کی روشنی اور پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو جشن کا رنگ دے دیا تھا۔ گاڑی آہستہ سے نئے گھر کے دروازے قریب رکی۔ باہر سے رشتہ دار، دوست اور محلے والے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے، مگر دلہن کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب وہ اپنے نئے گھر میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، نیا گھر خاموش مگر خوش آمدید کہنے والا محسوس ہوا۔ ہر کمرے کی روشنی، نرم پھولوں کی خوشبو ہر گوشے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، تم آرام سے قدم رکھو، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ آیت نے نئی بہو کو راستہ دکھایا۔ دلہن نے شکر کے ساتھ سر ہلایا۔ ہر قدم پر جیسے نیا احساس جاگ رہا تھا۔ یہ گھر صرف مکان نہیں بلکہ اعتماد، محبت اور زندگی کے نئے آغاز کا ماحول تھا۔ تحال فر کی اذانیں شروع ہوئی۔ زیال نے آنکھوں پر سے بازو ہٹایا۔ آج اسے جیل میں 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ہر رات ہجکی تھی اور ہر دن جدائی کا۔ یہ راتیں طویل ہونے والی تھی یا یہ دن جھڑنے والے تھے، اس کا فیصلہ آج ہونا تھا۔ وہ بستر پر سے اٹھا، سیل سے باہر آیا اور وسط میں بنے چھوٹے مسجد کا رخ کیا۔ وہیں ایلزینا بھی اپنے کمرے کے اندر جائے نماز پر بیٹھی کامیابی کی دعائیں کرتی رہی۔ دن چڑھ کر روشن ہوا۔ چرن پرن جن و انس اپنے اپنے کاموں کی طرف چل پڑے۔ ایلزینا سفید قمیص شلوار پر بلیک کوٹ اور سفید دوپٹہ سر پر ٹکا کر عدالت جانے تیار ہوئی۔ آج صرف سیال کا نہیں، اس کے وکالت کا بھی امتحان تھا۔ خود کو مضبوط بنا کر وہ نیچے آئی تو عباد اور مما کھڑے تھے۔ آل دی بیسٹ آپی، عباد نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ صحیح یا غلط کا نہیں پتا، پر میری دعا ہے میری بیٹی جیتے۔ رانا نے اسے خود سے لگایا۔ عدالت نمبر 3 میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی جیسے ماحول کی سنجیدگی کو بڑھا رہی تھی۔ سامنے اونچی کرسی پر جج تشریف فرما تھے۔ چہرہ سخت مگر آنکھیں ہر حرکت کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میڈیا کے نمائندے، وکلاء، پولیس افسران اور دونوں فیملیز کے ممبران، سب کی نظریں ایک ہی کیس پر جمی تھی، زیال کا کیس۔ سمر خاموش بیٹھا تھا، چہرہ اداس تھا، جیسے اسے پتہ وہ فیصلہ اس کے خلاف ہوگا۔ زیال کٹہرے میں کھڑا تھا، چہرہ سنجیدہ، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون، گویا وہ رات کی دعا کے بعد اپنے حصے کا صبر پا چکا ہو۔ کارروائی شروع کی جائے، جسٹس چودھری نے حکم صادر کیا۔ سب سے پہلے ولی خان کھڑا ہوا۔ جناب، میں ایسا گواہ پیش کر رہا ہوں جو اس کیس کو پانی کی طرح صاف کر دے گا، وہ اپنی دمدار آواز میں کہتے قریب آیا۔ چودھری صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے اجازت دی۔ ولی نے سر کو خم دیا اور ابصار کو کٹہرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دبلا پتلا کمزور سا لڑکا قدرے ڈرتے مقابل کٹہرے میں آیا۔ سیال نے بغور اسے دیکھا۔ اس نے وہ چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابصار، جو کچھ تم نے مجھے بتایا تھا وہ جج صاحب کو بھی بتاؤ۔ ولی اس کے پاس آئے، آواز ہموار رکھی۔ ابصار نے سر کو اسبات میں ہلایا اور بولنا شروع کیا۔ سر جی، ہم دھاڑی کرتے مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، دن کو کماتے ہیں، رات کو کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ میرے ابا محمد دین گھر کے سرپرست تھے، کچھ عرصے سے بیمار رہنے لگے، مگر علاج کے لیے مہنگے ہاسپٹل جانے کی حیثیت نہیں تھی۔ ایک دن کسی قریبی دوست سے ڈاکٹر زیال کے ہاسپٹل کا معلوم ہوا، جہاں وہ غریبوں کا خیر خواہ، ہم جیسے لاچار لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ ابصار گویا رہا اور سب سنتے گئے۔ ایلزینا بغور اس کا ایک ایک جملہ سن رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے پر بھی اٹھ جاتی۔ شادمان اور نہیان اب تک نہیں پہنچے تھے، یا اللہ انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، پلیز ان کی حفاظت کرنا۔ اس نے دل میں شادمان اور نہیان کے لیے دعا کی۔ ہاسپٹل میں میرے ابا کو ڈاکٹر فہام ملا۔ اس نے ابا کا گردہ ناکارہ بتا کر نکال لیا، مگر ابا کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی بلکہ اور بگڑ گئی۔ اب وہ نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ دھاڑی کر سکتے ہیں۔ مفت علاج کے چکر میں ہمارا اتنا بڑا نقصان کرا دیا ان لوگوں نے۔ وہ بولتے بولتے رو پڑا۔ ٹھیک ہے ابصار، تم جا سکتے ہو۔ اسے خاموش کرا کر ولی خان نے کہانی جاری رکھی۔ پوائنٹ یہ ہے یور آنر کہ ڈاکٹر فہام آرگن ٹریڈنگ میں ملوث ہیں۔ ولی نے سب کے سامنے اعلان کیا۔ جج صاحب نے آنکھوں کی پتلیاں گھما کر سمر کو گھورا، اور اس نے اعتراف کیا ہے
कि वो ये सब डॉक्टर जियाल के कहने पर करता था। दूसरा ऐलान हुआ। जियाल के आबरू फैल गए। फहाम खुद को बचाने उसे फैसा रहा था। मोहब्बत में धोखा मिले तो बर्दाश्त हो भी जाए, मगर दोस्त से मिला धोखा अंदर तक झंझोड़ देता है। डॉक्टर रुहाइमा को ज़रूर इस बात का इल्म हुआ होगा और उसकी मुखालफत की होगी, क्योंकि वो हमेशा सच का साथ देने वाली खातून थी। इसलिए अपना राज छुपाने जियाल ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश करा दिया। वली ने इख्तितामी कलमात कह के हाथ उठा ली। जियाल ने कटहरे की रेलिंग पकड़ ली। निचला लब दांतों में दबाए, गुस्सा जब्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जस्टिस चौधरी ने टेबल पर पड़े अफसार के जानिब से मुहैया किए हॉस्पिटल के दस्तावेजात और ऑपरेशन के औराक देखे। गवाह का बयान और कागजी सबूत देखने के बाद ये अदालत जल्द अज जल्द डॉक्टर फहाम अरसल को गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है। पुलिस कमिश्नर और दीगर अफसरान जितनी जल्दी हो सके इस फैसले को यकीनी बनाएं। जज साहब ने हाकिमाना अंदाज में ऐलान किया। समर ने लब भींच लिए। चौधरी साहब ने एक नज़र उसे देखकर एल्जिना को मुखातिब किया। डिफेंस कुछ कहना चाहेंगी? उन्हें मुकाबिल का बयान सुनने कान लगाए। जी जनाब, एक गवाह मेरे हम मनसब साथी ने पेश किया, अब एक गवाह मैं पेश करूंगी, और जैसा कि मिस्टर खान ने कहा। एल्जिना कहते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर वली के सामने आई। इसके बाद केस पानी की तरह साफ हो जाएगा। उसने वली का जुमला दोहराया। जज साहब की आंखों में सख्ती दर आई और समर की आंखों में हैरत। उसने आबरू उठाकर गैर महसूस अंदाज में सर नफी में हिलाया कि जैसे उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। पेश किया जाए। चौधरी साहब ने जब्त करते सदा लगाई। खा जाने वाली नजरें समर के अंदर तक घुस गई थी। समर ने थूक निगला और तासुरात मासूम बनाए रखे। एल्जिना ने गेट के सिम देखा। उसकी नजरों के पैरवी में वली ने भी गर्दन घुमाई। शादमान और नहयान के घेरे में एक दरमियानी कद काट की सांवली सी लड़की 2 साला बच्ची गोद में उठाए गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। वली ने आबरू मिलाकर उसे देखा। वो लड़की खौफजदा थी और परेशान भी। एल्जिना ने उसे कंधों से थामा और कटहरे में लाकर खड़ा किया। जनाब, ये इंस्पेक्टर आहिल की बीवी और इनकी 2 साला बेटी है। अपनी दास्तान ये खुद सुनाएंगी। एल्जिना ने जज साहब के जानिब देखकर आगाह किया और फिर मिसेज आहिल को देखा। उसने एल्जिना को देखा और सर को जंबिश देकर बोलने लब खोले। सर जी, मेरे शौहर इंस्पेक्टर आहिल पिछले 4 माह से लापता है। मैंने इनके चौकी में जाकर पूछा तो कहा इनका मुल्तान तबादला हो गया है। मैं अकेली औरत 2 साल की बच्ची लिए मुल्तान भी गई थी। वहाँ हर पुलिस स्टेशन, हर चौकी देख ली, पर वो वहाँ भी थे नहीं। मुल्तान के आला अफसरान से पता चला वो तो वहाँ कभी आए ही नहीं। वो फरियाद करते रो पड़ी। मैंने शिकायत भी दर्ज कराई है, मगर अब तक इनका कोई अता पता नहीं चला। साहब, मेरे शौहर ढूंढ दे, मैं बहुत मजबूर हूँ। 2 साल की बच्ची के साथ कहाँ कहाँ ढूंढती फिरती रहूंगी। मिसेस आहिल ने हाथ छोड़ लिए। जस्टिस चौधरी बेतासुर रही, मगर समर उनके पेशानी पर आया पसीना देख रहा था। आखिर इंस्पेक्टर आहिल को उन्होंने ही तो गायब करवाया था। वहीं शादमान गर्दन खुजाते हुए नहयान के साइड झुका। क्लासमेट, कल तुम मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ कह रही थी, उसने जताते हुए कहा। नयान का रंग सुर्ख होने लगा। क्या वो अनजान बनी? वही मेरा सिर्फ कद बड़ा है, अक्ल नहीं। शादमान ने याद दिलाया। वो मेरे मुंह से निकल गया था। नयान ने मुझसे निकल दबाई। मैडम, मेरी ये बचकानी हरकतें सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए होती है, उसने दिल फरेबी से जवाब दिया। डिपार्टमेंट में मुझसे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं है। वह एक कदम पीछे होकर नयान के कंधे के पास झुका। शादमान, हम अदालत में हैं। नयान ने दांत पीसते हुए उसके पेट में कोहनी मारी। वो झटका खाकर सीधा हुआ। नयान अपनी हंसी कंट्रोल करने मुंह पर हाथ रख गई। क्या आपके शौहर ईमानदार पुलिस थे? एल्जिना ने उसके हाथ पर हाथ रखकर नरमी से पूछा। मिसेज आहिल मुतरन्नुम आवाज में आप बीती सुनाने लगी। मेरे शौहर आहिल सिंध पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। पहले वो बहुत ईमानदार थे, फिर उन्होंने देखा कि इनके ऊपर अफसरान धोखाधही करके, रिश्वत लेकर और फरेबकारी से आगे बढ़ रहे, और हम इस महंगाई में मुश्किल से घर खर्च ही पूरा कर पा रहे। उसकी आंखें फिर से भर आईं। देखी उन्होंने भी बुरे कामों में हाथ डाल दिया। जानबूझकर चालान काटना, मुल्जमान को पैसे के बदले रिहा कराकर और बड़े पैमाने के वारदात में हेर फेर करके किसी बेगुनाह को फंसाना इनके पेशे का हिस्सा बन गया। उसने अफसोस से सर झटका। क्या आपने इन्हें कभी अपने शौहर के साथ देखा है या डॉक्टर सियाल का नाम सुना है? एल्जिना ने मुकाबिल कटरे में खड़े जियाल के सिमत इशारा किया। इस लड़की ने सर उठाकर जियाल को देखा और फिर नफी में सर हिलाया। डॉक्टर फहाम। एल्जिना ने दूसरा नाम बताया और अपने मोबाइल में फहाम की तस्वीर खोलकर दिखाई। वली खान खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था। आंखों में सख्ती और लबों पर मुस्कुराहट थी। मिसेज आहिल सोच में पड़ गई। डॉक्टर शहरोज। एल्जिना ने अगला नाम लिया और इनकी तस्वीर दिखाई। हाँ, इन्हें कई दफा आहिल के साथ देखा है। अक्सर दोनों साथ में वारदात करते थे। मैं जानती हूँ मेरे इस बयान से मेरे शौहर की नौकरी चली जाएगी, जेल भी हो सकती है, पर कम अज कम इनके जिंदा होने की उम्मीद तो होगी। मिसेज आहिल फिर से आबदीदा हो गई। आप बहुत बहादुर खातून हैं मिसेज आहिल। शुक्रिया। एल्जिना मशकूर होते उसे दिलासा देते कटरे से बाहर लाई और नहयान के हवाले किया। इस मामले का इस केस से क्या कनेक्शन है सर? वली खान अपनी जगह बैठे बैठे सुस्ताने लगा।
कनेक्शन है जहेज साहब। सालेह साहब से पहले डॉक्टर रुहाइमा केस साहिल के हाथ में था और केस की पोस्टमार्टम डॉक्टर शहरोज ने बनाई थी। वह दोनों साथी हैं और आज दोनों ही गायब हैं। ये बात हकीकत है कि डॉक्टर रुहाइमा हॉस्पिटल में चोरी छुपे होते आर्गन ट्रेडिंग के बारे में कुछ जान गई थी और इनके कत्ल की वजह भी यही हो सकती है। मगर अफसार और मिसेस आहिल दोनों के बयानात से वाज़ेह होता है कि डॉक्टर सियाल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो रुहाइमा के कातिल हैं। एल्जिना ने अपने साइड की कहानी मुकम्मल की। जियाल मुस्कुराया मगर उस मुस्कुराहट में यकीन से ज्यादा ताज्जुब था। इसकी नज़रें बार बार एल्जिना के चेहरे पर ठहरती जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब उसके लिए है। कभी एल्जिना इसके साथ खड़े होने से भी डर रही थी और आज वो इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रही थी। दिल में दफन मोहब्बत फिर से जाग रही थी। जज साहब ने वली खान को देखा, फिर समर और कुछ कहने लगे मगर एल्जिना ने टोक दिया। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शहरोज और इंस्पेक्टर आहिल को ढूंढने के अहकामात जारी किए जाएं और डॉक्टर सियाल को बाइज्जत बरी किया जाए। उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। फैसला गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर होगा, किसी के दरख्वास्त पर नहीं। वली खान गुर्राया। सदीफ और समर का दिल जोर से धड़क रहा था। दूसरी कतार में जहीर और जोरिन भी दिल थामे बैठे थे। जहेज साहब ने हथौड़ी मेज पर मारी। 2 मिनट की खामोशी बनाई जाए, उन्होंने रौबदार आवाज में हुक्म दिया। सब खामोश हो गए। वली और एल्जिना अपने अपने सीट्स पर आ गए। जब तक सियाल हमारे कब्जे में है, समर के हाथ बंधे हुए, वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। आज भी अगली डेट देना। जस्टिस चौधरी के समातों में मलिक रियाज की चिंगारती आवाज गूंजी। केस ने नया मोड़ ले लिया है। आज इस केस का आखिरी फैसला था मगर नए सस्पेक्ट्स के सामने आने पर मुझे फैसले की डेट आगे करनी पड़ेगी। जस्टिस चौधरी नाप तोलकर बोलने लगे। जियाल ने सर पकड़ लिया। समर ने बेंच पर मुक्का मारा। सदीफ ने लंबी सांस खारिज की। जहीर और जोरिन का मुंह बन गया। नहयान और शादमान में मुतफक्किर नजरों का तबादला हुआ। एल्जिना ने पेशानी मसली और वली ने जबड़ा सख्त किया। जनाब, क्या कर रहे आप? साल इसी एक केस को लेकर नहीं बैठ सकते हम। मेरे आगे लाइन लगी है, मुझे और भी मामलात देखने हैं। आप आज ही फैसला सुना दें और ख़त्म करें मामला। वली जिच होते खड़ा हो गया। मिस्टर खान, ये केस अब कई जिंदगियों का सवाल बन गया है। दोनों अतराफ के गवाहान से मामला साफ नहीं हुआ और पेचीदा हो गया है। जज साहब ने तंदी दिखाई। सर, आप इंस्पेक्टर आहिल और डॉक्टर शहरोज की गिरफ्तारी के वारंट जारी करें। असली कातिल इन्हीं में से कोई है, मेरे मुवक्किल नहीं। एल्जिना ने भी कोशिश की। जज साहब ने समर को देखा। उसने रुख फेर लिया। इस बात का फैसला अगली पेशी पर होगा। जज साहब ने न हामी भरी और न वारंट दिया। योर हनर, अगर आप इन्हें डेट दे रहे हैं तो मुझे भी एक परमिशन लेटर चाहिए। वली खान ने अपनी शर्त रखी। किस बात की परमिशन? एल्जिना दुरस्ती से उसके सामने आई। इंट्रोगेशन करनी है, वली ने झुंझला कर कहा। इसकी सांसें भारी थी और हर लफ्ज जैसे जब के किनारे पर खड़ा हो। इसके लिए आपको पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। पहले भी आप मेरे इल्म में लाए बगैर मेरे भाई को इंट्रोगेट करने ले गए, अब भी मुझसे पूछे बिना लेटर मांग रहे हैं। मेरी कोई वैल्यू है भी कि नहीं? एल्जिना इस पर गुर्राई। वो भाई भी स्कैंडल में मुलव्विस था। यहाँ कोई पाक नहीं है मिस सिद्दीकी, हर कोई अपने आप में मुजरिम है और इस बार किसी को लेकर नहीं जा रहा। यही अदालत में सबके सामने सवालात होंगे। वली ने इस्तेहजिया मुस्कुराकर सर झटका। किससे पूछताछ करनी है आपको? जज साहब इन दोनों के दरमियान बोले। वली खान एक लम्हे रुका, फिर गर्दन दाएं सिमत घुमाकर जियाल को देखा। मिस मीशाइम बट। इसकी नजरें जियाल पर थी और जबान से अदा होने वाले अल्फाज पीछे बैठे सदीफ और समर का खून जमा गए। जियाल का रंग फक हो गया। एल्जिना की आंखें हैरत से खुल गई। नहीं, पूरी कार्रवाई में पहली दफा चिल्लाया। वली शैतानी मुस्कुराहट सजाए उसके पास आया। प्लीज वली, घर की औरतों को इस मामले में मत घसीटो। जियाल की आवाज धीमी हो गई। मैं कहाँ घसीट रहा हूँ डॉक्टर जियाल, शुरुआत तो आपने खुद की है। वली ने खबासत से कहते हाथ बढ़ाकर एल्जिना के सिमत इशारा किया। जियाल ने बेबसी से एल्जिना को देखा। आपको मुझ पर जितने जुमले कसने हैं कस लो, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लो, पर मेरी बहन को इन सब में मत लाओ प्लीज। जियाल ने बाकायदा मिन्नत की। है खुद की बहन पर बात आई तो खून खौल उठा। वली ने सख्ती से घूरा। और किसी और की बहन पर जो तुम जुल्म करते आए हो वो कुछ नहीं। वली के अल्फाज में गुस्सा भी था और कर्ब भी। मैंने इस पर कभी कोई जुल्म नहीं किया। जियाल ने अपना वही जुमला दोहराया जो वो पिछले 6 माह से दोहरा रहा था। जिस्मानी जुल्म से 1000 गुना बदतर नफ्सियाती जुल्म होता है डॉक्टर सियालो। वली ने हूँ किया। जियाल ने उफ करते हवा में सांस खारिज की। वैसे तुम जानते होगे, इस कानून के अलावा हमारे मुल्क में एक और कानून भी चलता है, शरीयत का कानून। वली की कमीनगी लौट आई थी। सियाल ने एक आबरू उठाकर उसे देखा। अगर मैं चाहूँ तो खून बहा के तौर पर तुम्हारी बहन को वनी में मांग सकता हूँ। रस्म यही कहती है, सदियों से यही होता आया है। मुझे कोई नहीं रोकेगा। वली ने इसकी आंखों में आंखें डाले शरीर लहजे में कहा। आवाज हल्की थी मगर जियाल पर खंजर के जैसे लग रही थी। कानून अपनी जगह मगर रिवायत भी तो कुछ होती है। एक जान के बदले एक जान। मामला खत्म। वली ने हंसते हुए शाने उचकाए। जियाल के हाथ मुट्ठियों में बदल गए। इसके जहन में अपनी मिशी का चेहरा घूम गया। वो मासूम आंखें, वो हंसी, वो बचपन के दिन। मेरी बहन कोई माल ए मवेशी नहीं है जो मैं इसका सौदा कर लूं।
اس کی آواز عدالت کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ اس نے کٹرے کے اوپر سے ہی بازو لمبے کر کے ولی خان کا گریبان جک لیا۔ الزنا کی سانس رک گئی۔ پاپا کھڑے ہو گئے۔ سمر کی آنکھوں میں بھی شعلے ابھر آئے۔ جاری ہے ناول ندامت پارٹ 2 پلوشا صافی قسط نمبر 35 پھٹٹ۔ چودھری صاحب نے توڑی میز پر ماری۔ زیال کیا کر رہے؟ الزنا تیزی سے اس کے پاس آئی۔ ولی خان اور زیال دونوں کھا جانے والی نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ زیالہ چھوڑی انہیں۔ اسے اسالے صاحب نے اس کے گرفت آزاد کرائی۔ ولی تنے آبرو لے پیچھے ہوا۔ کوٹ جھٹک کر شکن دور کی۔ سر میں اجازت نہیں دیتی۔ میشائم کوٹ نہیں آئے گی۔ الزنا نے ہاتھ اٹھا کر حتمی فیصلہ سنایا۔ سوچ لو مس صدیقی۔ ولی نے اپنا رخ الزنا کے سمت کیا۔ اگر میں اپنی پر آ گیا تو مس میشائم کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی آئیں گے اور رسوائی دگنی ہو جائے گی۔ اس نے الزنا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میشائم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، الزنا نے کراہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ مس میشائم روحائمہ کے بھائی کے ساتھ ریلیشن میں تھی۔ اس نے رازداری سے دوسری سرگوشی کی۔ الزنا کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ گلا خشک ہو گیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ الزنا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس ان کے فون کالز اور میسیجز کے ریکارڈز ہیں، یہاں تک کہ وہ اس سے ملنے۔ ولی رکا، سیاہ آنکھیں گول گھما کر الزنا کی بھوری آنکھوں میں گاڑی۔ اس کے ساتھ راتیں گزارنے لاہور بھی گئی تھی۔ میرے پاس وہ فوٹیج بھی ہے۔ اس نے خباثت سے جملہ مکمل کیا۔ شٹ اپ۔ الزنا نے مٹھیاں بھینچ لی۔ کرب بھری نظر سے ولی کو دیکھا۔ ولی نے شیطانی مسکراہٹ سجائے آنکھ کا کونا دبا کر اپنی بات کی باریکی سمجھائی۔ مس صدیقی اجازت دینی ہے یا نہیں؟ جج صاحب نے عدالت کی کارروائی کی جانب متوجہ کیا۔ ولی واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ گردن اٹھی ہوئی اور چال سیدھی تھی۔ الزنا نے لبیچے زیال کو دیکھا۔ اس نے فکرمندی سے سر نفی میں ہلایا۔ جی سر، پرمیشن لیٹر دے دے۔ الزنا نے درد بھری آواز میں اجازت دی۔ زیال نے آنکھیں میچ لی۔ سمر نے منت بھری نگاہ سے جسٹس چودھری کو دیکھا۔ انہوں نے اس کی ہر نظر انداز کر کے پیپر پر سائن کیا اور ولی خان کے اسسٹنٹ کے سمت بڑھا دیا۔ ولی خان پرسکون ہو کر مسکرایا۔ الزنا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ زیال بے دم سا کٹرے سے اتر کر پولیس اہلکار کے ساتھ چل پڑا۔ الزنا صدیف ماموں سے نظریں ملانے سے کتراتی کورٹ روم سے باہر نکل گئی۔ سمر اس کے پیچھے آیا تھا۔ زینی کیا کیا آپ نے؟ میشائم کورٹ نہیں آئے گی، میں بتا رہا ہوں۔ اس نے سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ میں نے اجازت دے دی ہے، میں لاؤں گی اسے۔ الزنا نے آنسو اندر اتار کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کون ہوتی ہے اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ وہ دانت پر دانت جمائے گرایا۔ اس کی انگلیاں الزنا کو اپنے بازوؤں میں دھنستی محسوس ہوئی۔ میں اس کیس کی ڈیفینس لائر ہوں سمر۔ کون آئے گا اور کون نہیں، یہ فیصلہ میں کروں گی۔ اب میرا ہاتھ چھوڑو۔ الزنا نے پہلی مرتبہ اس سے درشتی سے کہتے ہوئے گھورا۔ سمر نے ایک جھٹکے سے اپنی مٹھی کھول کر اس کا بازو چھوڑا۔ یہ مقدمہ اب صرف قتل کا نہیں رہا، یہ بیٹی کی عزت اور بھائی کی غیرت کا مارکا بن چکا تھا۔ بٹ ہاؤس میں سوگ جیسے خاموشی تھی۔ سب کی امید بھری نظریں دروازے پر ٹکی تھی۔ ہر چہرے پر زیال کے رہائی کی آس تھی، مگر دروازے سے صدیف اور سمر کو اکیلے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ دل بیٹھ گیا۔ آیت ننگے پاؤں پورچ میں نکل آئی اور شوہر کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا ہوا صدیف؟ زیال کہاں ہے؟ کیا فیصلہ ہوا؟ آیت یزدانی کیفیت میں انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ فیصلہ ملتوی ہو گیا ہے۔ صدیف گہری سانس لے کر بے بسی سے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج تو آخری پیشی تھی نا؟ دادی نے قانونی سسٹم پر افسوس کیا۔ ہم نئے ثبوتوں سے کیس اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ صدیف نے جج صاحب کی بات دہرائی۔ میشائم سیڑھیوں کے پاس کھڑی بے چینی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ سمر لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر پہنچا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہارا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ سمر نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ آہاں سمر، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میشائم گھبرا گئی۔ درد سے سنہری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ سچ بتاؤ، وہ ولی خان تمہیں ونی کرنے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور عجیب سا خوف بھی۔ میشائم ساکت رہ گئی۔ دل رک گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بے یقینی ہی بے یقینی چھا گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آیت کا دل دھل گیا۔ سمر چھوڑو اسے۔ صدیف کھڑے ہو گئے۔ میں سب سمجھ رہا ہوں، وہ تقریباً چیخا۔ ضرور تمہارا اس سب میں کوئی ہاتھ ہے، ورنہ وہ ایسی بات کیوں کرتا؟ کوئی یوں ہی کسی کی بہن کو مانگ لیتا ہے۔ سمر نے میشائم کو جھنجھوڑ دیا۔ ممّے، میشائم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ الزام بجلی کی طرح گرا۔ شرم کرو، تم اپنی ہی بہن پر ایسا الزام لگا رہے ہو۔ ممی نے سمر کو پرے کر کے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ سمر اندر جاؤ، صدیف نے اسے ڈپٹا۔ پاپا، آپ تو تھے نا وہاں؟ دیکھا نہیں وہ ولی کیسے بار بار میشائم کا نام لے کر زیال بھیا کو ٹارچر کر رہا تھا؟ سمر نے اپنے جذبات کا منطق بتایا۔ ہاں میں وہی تھا، دیکھا میں نے، اور میری بیٹی سے سوال کرنے کا حق صرف میں رکھتا ہوں، تم نہیں۔ صدیف نے باپ ہونے کی حیثیت یاد دلائی۔ میشائم کے آنسو ٹوٹ گئے، چہرہ بھیگ گیا تھا۔ سمر گرم سانس چھوڑتے سائڈ پر ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب سمر کو اپنے لفظوں کا وزن محسوس ہوا۔ بدگمانی کا زخم گہرا تھا، مگر شاید سچ اور اعتماد ہی اس کا مرہم بن سکتا تھا۔ پاپا، میں وہ بولنے لگی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ سمر تپے انداز میں باہر گیا اور گیٹ کھولا تو سامنے الزنا کی کار نظر آئی۔ سمر، مجھے میشائم سے بات کرنی ہے۔ الزنا نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔
वो सामने देख रही थी, बट हाउस को देखने की हिम्मत न हुई। आ जाए। समर ने दरवाजा खोलना चाहा। नहीं, तुम मीशाइम को लेकर आओ, मैं इससे अपने ऑफिस में बात करूंगी। एल्जिना ने फौरन रोका। समर ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सब लाउंज के सिरे पर खड़े वहीं देख रहे थे। जाओ मिशी। सदीफ ने बेटी की पुश्त पर थप्पाई। मिशी ने आंसू पोंछे और सर को जंबिश देते बढ़ गई। समर के साइड से गुजरकर वो एल्जिना की कार में सवार हुई और इनसे गले मिली। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी और बट हाउस पीछे रह गया। ज़ेनी आपी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मीशाइम इसके हिसार से लगी आबदीदा हुई। मुझे भी अच्छा लग रहा है, इतने अरसा बाद अपनी बहन को देखकर। एल्जिना ने इसके बाल पीछे करते इसके पेशानी पर बोसा दिया। सफर का इख्तिताम एल्जिना के ऑफिस जाकर हुआ। इसी के ठंडे कमरे में वो दोनों आमने सामने बैठी। एल्जिना 2 कप चाय भी ले आई थी। मीशाइम कदरे जी छक रही थी, क्योंकि वो जानती थी एल्जिना क्या पूछने वाली है। आपी, आज कोर्ट में मुझे वनी करने की बात हुई है, उसने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, पर इससे भी जरूरी एक और बात है। अगली पेशी पर तुम्हें अदालत आना होगा। एल्जिना ने इसके हाथ अपने हाथों में कर एतमाद से देखा। वो मुझसे क्या पूछेंगे? मीशाइम खौफजदा हुई। वो जो भी पूछे तुम्हें बस सच बताना है, एल्जिना ने खुश मिजाजी से कहा और पीछे होकर बैठी। मीशाइम गोद में रखे हाथों को देखने लगी। पर अदालत से पहले तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, एल्जिना ने मजबूत अंदाज में कहा। मीशाइम ने थूक निगल कर गला तर किया। माजी के वाकयात जहन में उभरने लगे। मुशाइम का माजी प्लस जरोहिमा का बकिया। माजिद घर में जियाल की शादी की तैयारियां चल रही थी। मिशाइम ने दूल्हे की बहन का किरदार अच्छे से निभाया। वो हर तैयारी में मम्मी का बढ़ चढ़कर साथ दे रही थी। शादी हॉल में बारात आ चुकी थी। हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। स्टेज पर जियाल भैया दूल्हा बना बैठा था और इसके इर्द गिर्द दोस्तों और घर वालों का शोर था। रुहाइमा के भाई मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे, खास तौर पर मीर भाई जो हर चीज पर गहरी नजर रखे हुए था। वो सादा मगर बावकार शेरवानी में था, चेहरा संजीदा, अंदाज मजबूत। जो भी उससे मिलता उसके लहजे की शाइस्तगी और आंखों की संजीदगी फौरन महसूस करता। इसी दौरान मीशाइम सबके साथ स्टेज के करीब खड़ी थी। वो हंस रही थी, तस्वीरें बनवा रही थी, मगर अचानक उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। मीर वली खान अंदर आ रहा था। वो सीधा चलता हुआ आया, किसी से गैर जरूरी बात नहीं की, बस मुख्तसर मुस्कुराहट, मुख्तसर सलाम। उसकी मौजूदगी में एक खामोश एतमाद था। मीशाइम की हंसी आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। मीर वली खान की मकनातीसी कशिश उसे अपनी जानिब जज्ब कर रही थी। वो हैरान हुई, उसे पहले कभी किसी मुखालिफ जिन्स को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मीर वली स्टेज पर आया, जियाल से हाथ मिलाया। मुबारक हो, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। लहजा नरम था, मगर उसमें ऐसी मजबूती थी कि आसपास खड़े लोग भी जाजिब होते गए। मुशाइम जियाल के बिल्कुल साथ खड़ी थी। मीर वली जियाल से गले मिलने आगे हुआ। मिशाइम की बेख्तियार धड़कन बढ़ गई और नजरें झुक गई। न जाने ये कौन सा एहसास था जो उसे मीर वली से शर्माने पर मजबूर कर रहा था। उसने जी झकते हुए पहली बार मीर वली खान को करीब से देखा। वह सिर्फ कदावर नहीं था, वो भरपूर मर्द था, वजूद में भी और शख्सियत में भी। चौड़े कंधे, मजबूत बाजू, सीधी कमर। चलता तो लगता जैसे जमीन उसके कदमों की रफ्तार पे खुद को संभाल रही हो। गंदुमी रंगत पर हल्की सी दाढ़ी उसके जबड़े की सख्ती को और नुमायां करती थी, मगर असल कशिश उसकी आंखें थी, गहरी, संजीदा और अजीब सी मकनातीसी तासीर रखने वाली। वो कम बोलता था, मगर जब किसी की तरफ देखता तो सामने वाला अपनी सांस तक भूल जाए। उसने ऑफ वाइट शेरवानी पहनी थी। कपड़ा सादा था, मगर उस पर जच ऐसा रहा था जैसे वकार खुद लिबास बनकर उस पर उतर आया हो। जब वो हॉल में चलता तो चंद लम्हों को शोर मध्यम सा महसूस होने लगा। कुछ नजरें बेख्तियार उसकी तरफ मुड़ गईं, खासकर एक नजर जो लाल साड़ी में खड़ी थी, मीशाइम बट की नजरें। वह जब मुस्कुराता तो मुस्कुराहट पूरी नहीं होती थी, बस होठों के किनारे हल्के से खम खाते और आंखों में नरमी उतर आती। यही अधूरी मुस्कुराहट उसे और पुरकशिश बना देती थी। और जब बहन के पास खड़ा होता तो उसके अंदाज में मुकम्मल मुहाफिज की सी मजबूती आ जाती, मगर किसी और की बात सुनते हुए उसके लहजे में ऐसा ठहराव होता कि दिल खुद ब खुद मुतमईन हो जाए। वो ताकतवर था, वो पुरकशिश था, वो रोमानवी नहीं लगता था, मगर उसकी खामोश नजरें कई कहानियां लिख सकती थी। और शायद इसीलिए किसी की धड़कन पहली बार उसके कदमों की आहट पर बेतरतीब हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मीशाइम बट इस घर की रौनक थी। जहां वो होती वहां हंसी खुद ब खुद आ जाती, बातों में शौकी अंदाज में अपनायत और दिल में बेहद नरमी। वो उन लड़कियों में से थी जो हर महफिल को जिंदा कर देती है, मगर जब संजीदा हो तो बात दिल के ऐन बीच में उतर जाए। जियाल की बारात के दिन उसने रेड साड़ी पहनी थी, गहरा सुर्ख रंग जिस पर सुनहरी बॉर्डर हल्की रोशनी में चमक रहा था। बाल नर्म लहरों की सूरत, कंधों पर बिखरे हुए, कानों में झूमर और आंखों में बारीक सा काजल। उसकी मुस्कुराहट में ऐसी शोखी थी कि लगता था जैसे वो हर लम्हे को अपने अंदाज में कैद कर लेना चाहती हो। वो भाई के गिर्द घूमती, कभी शेरवानी दुरुस्त करती, कभी छिड़ती। लाल साड़ी में वो वाकई हुसैन लग रही थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसकी आंखों की चमक और दिल की सच्चाई थी। वो सिर्फ दूल्हे की बहन नहीं थी, इस वक्त वो इस महफिल की धड़कन थी। शादी की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। रुहाइमा रुखसत होकर उनके घर आ गई। नए फर्द के इजाफे से पूरी फैमिली बहुत खुश थी। मुशाइम रुहाइमा को जियाल के कमरे में लाई। भाभी,
खुद को अकेला मत समझना, मैं हूँ आपके साथ। कुछ भी चाहिए हो मुझे बताना। मीशाइम ने रुहाइमा को हिम्मत दिलाई, जो अपनी फैमिली से दूर होने पर कदरे उदास लग रही थी। थैंक यू। रुहाइमा उसकी मशकूर हुई। मीशाइम ने उसे फूलों से सजे बेड पर बिठाया और लहंगे का दामन दुरुस्त करते तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आ गई। लाउंज में जियाल सबके बीच बैठा था। भाई मजा आ गया। समर थक हार कर सोफे पर ढह गया और सर सीट की पुष्ट पर डाला। शुक्र है सब अच्छे से हो गया। पापा ने शुक्र का सांस लिया। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आयत ने भी तायद की। कुछ देर सुस्ता कर सब अपने कमरों में आराम करने चले गए। आखिर में आयत उठने लगी तो जियाल को देखा। क्या हुआ बेटा? उसने जियाल के सर पर हाथ फेरा। कुछ नहीं। उसके अलावा वो कुछ कह नहीं पाया। चलो कमरे में जाओ, रुहाइमा वेट कर रही होगी। आयत ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। वो उनके साथ चलता कमरे तक आया। दरवाजे पर रुककर आयत ने उसका बाजू छोड़ा। खुश रहो मेरे बच्चे, आयत ने लाड करते हुए कहा और मुड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जियाल उनके जाने बाद भी वहीं खड़ा रहा। मम्मी के बेडरूम का दरवाजा खुलकर वापस बंद होते सुनकर उसने पूरे लाउंज में नजर दौड़ाई तो सुनसान पड़ा था। वो कमरे में दाखिल होने के बजाय दबे पांव सीढ़ियां उतर कर नीचे आया और छिपते हुए लाउंज पार करके पोर्च में निकल गया। बिना आवाज गेट खोला और सड़क पर चल पड़ा। मीशाइम ने अपने कमरे में आकर उसने सुकून का सांस लिया। उसे बहुत सख्त नींद आ रही थी और थकन से जिस्म चूर चूर हो रहा था। अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर वो ज्वेलरी उतारने लगी। जहन के पर्दे पर फिर से एक चेहरा उभरा। वो ऑफ व्हाइट शेरवानी वाला संजीदा सा शख्स, रुहाइमा भाभी का बड़ा भाई मीर वली खान। तकरीब की वो मुख्तसर सी मुलाकात बार बार जहन में चलती रहती। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। वो जुमला, वो लहजा, वो आंखों की मजबूती, आखिर इतना संजीदा कौन होता है और इतना पुरकशिश भी। वो सोचने लगी, फिर खुद पर हंसी भी थी। तुम तो कभी किसी को संजीदगी से लेती ही नहीं थी, ये अचानक क्या हो गया? उसने दिल ही दिल में खुद डपटा। चेंज करके वो बेड पर लेटी और मोबाइल में शादी की तस्वीरें देखने लगी। इत्तेफाक से एक तस्वीर में वो उसके बराबर खड़ा था। ऐसा उसे महसूस हुआ क्योंकि वो सेल्फी थी और पीछे मीर वली खान भी खड़ा था। सीधा कद और आंखों में अजीब सी गहराई। वो तस्वीर में और भी ज्यादा पुरकशिश लगा। मीशाइम तस्वीर पर घूम करती, फिर फौरन मोबाइल लॉक कर दिया। बस करो, वो खुद से कहती, ये सिर्फ एक क्रश है और कुछ नहीं। मगर दिल ने पहली बार किसी को इतनी शिद्दत से महसूस किया था। वहीं दूसरी तरफ रुहाइमा घर के सबसे बड़े और खुले कमरे में मौजूद थी। बेड के चारों अतराफ फूलों की लड़ियां आवेजां थी। टेबल पर खुशबूदार कैंडल्स लगे थे जो अब आधे पिघल रहे थे। कमरा फूलों से सजा हुआ था। गुलाब की पंखुड़ियां बिस्तर पर बिखरी थी। मध्यम रोशनी में सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। दीवारों पर साए हल्के हल्के हरकत कर रहे थे, जैसे वक्त भी आहिस्ता चल रहा हो। वो बेड के कोने पर बैठी थी। सुर्ख जोड़ा अभी तक संभाले हुए मेहंदी की खुशबू सांसों में बसी हुई। दिल में बेशुमार सवाल मगर होंठ खामोश। दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। घर की हलचल कब की खत्म हो चुकी थी। बाहर राहदारी में कदमों की चाप भी थम गई थी। वो हर हल्की सी आवाज पर चौंक जाती। शायद वो आ गया हो, मगर फिर खामोशी। घंटा गुजर गया, फिर दूसरा। उसने घड़ी की तरफ देखा। वक्त जैसे मजाक कर रहा था। वो खुद को समझाती रही, शायद किसी रस्म में फंस गए हों, शायद दोस्त रोक रहे हो, मगर दिल में कई सवाल उठ रहे थे। सियाल के चेहरे की संजीदगी, निकाह के वक्त की गहरी सांस, बारात में उसकी खामोशी, सब याद आने लगा। क्या वो सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा था? क्या उसकी जिंदगी में किसी और की जगह अभी खाली नहीं हुई थी? रुहाइमा ने गहरी सांस ली और अपने वसवसे महव किए। वो उठकर खिड़की के पास गई। बाहर चांदनी फैली हुई थी। उसने आहिस्ता से दुपट्टा उतारा, भारी जेवर मेज पर रख दिए, जैसे उम्मीदों का वजन कम कर रही हो। दरवाजे के बाहर कहीं दूर कदमों की आहट आई, फिर रुक गई। मगर वो दरवाजा उस रात नहीं खुला। आखिरकार वो बेड के किनारे टेक लगाकर बैठ गई, आंखें बंद की। इंतजार करते करते थकन दिल तक उतर गई थी। वो दुल्हन थी, मगर उस रात वो सिर्फ एक लड़की थी जो अपने शौहर के कदमों की आहट सुनने के लिए जागती रही। रात के आखिरी पहर का सुकून घर पर छाया हुआ था। बाहर से हल्की हवा आ रही थी। दरख्तों की शाखें मध्यम रोशनी में हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी। कमरे की खिड़की से चांदनी अंदर फिसल रही थी। बिस्तर पर पड़ी हुई उस नई दुल्हन का चेहरा नर्म रोशनी में झिलमिला रहा था। वह थकी हुई थी। पूरे दिन की खुशियों, हंसी और महफिल के बाद नींद की गहरी लपेट में थी। आंखें बंद, सांसें हल्की हल्की और होंठ पर हल्की मुस्कुराहट, जैसे ख्वाबों में भी वो खुशी महसूस कर रही हो। जियाल बेआवाज कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मगर वहीं दरवाजे के करीब खड़ा रह गया। कामदार दुपट्टा चेयर की पुश्त पर डाला हुआ था। सेंट्रल मेज पर ढेवरात बिखरे हुए थे। उसके बेड पर एक और वजूद सो रहा था। वह कदम आहिस्ता लेता आगे आया। दिल धड़क रहा था। आज पहली बार उसने उसे चांदनी में देखा, बस खामोश, बगैर किसी रुकावट या सकावट के। वो उसकी मोहब्बत नहीं थी, मगर उसकी किस्मत में लिखी गई साथी थी। मिसेज रुहाइमा जियाल भट्ट। जियाल की आंखें हैरत से खुल गई। हर छोटी हरकत, हर सांस, हर हल्की पलक की जुम्बिश, सब कुछ उसे जादू की तरह लग रहा था। चांदनी ने उसके चेहरे की तमाम नफासत नुमायां कर दी थी। बाल नरम लहरों में बिखरे, होठ हल्के सुर्ख, और गहरी नींद में भी वो बेहद हुसैन लग रही थी। जियाल ने रुहाइमा के चेहरे पर से नजरें हटाईं और बेड के पायती से गुजर कर अपनी रॉकिंग चेयर पर जा बैठा। दिल कुछ और चाहता था, अक कुछ और कहती थी।
दिल में तूफान था, मोहब्बत, जिम्मेदारी भी। तुमने मुझे एक सबक सिखा दिया ज़ैनी, हर लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं होती, हर बहस आपकी इज्जत नहीं बढ़ाता और हर शख्स आपके तवज्जो के काबिल नहीं होता। हमें अपनी तवानाई गलत लोगों पर खर्च नहीं करना चाहिए। कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देना बेहतर होते हैं। वो हल्का हल्का चेहरा झुलाता हुआ सोच रहा था। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वह सो चुका था। सुबह रुहाइमा की आंख खुली तो जियाल को चेयर पर सोए हुए पाया। ये कब आए, उसने दिल में सोचा। उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखती उठी। बाल बांधने और बेड दुरुस्त किया, फिर टेबल पर पड़ी अपनी ज्वेलरी समेटने लगी। जियाल अब तक कल के शेरवानी में था। रुहाइमा ने सोचा उसे जगाकर बेड पर सोने के लिए कहे, मगर अभी तक उनका तारुफ नहीं हुआ था। वो उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं कर पाई। एक एक करके उसने अपनी ज्वेलरी और लहंगा समेटकर अलमारी में सेट किया। फिर फ्रेश होकर ग्रीन मैक्सी पहनी, हल्का मेकअप किया और नफीस सी ज्वेलरी पहनकर नई नवेली दुल्हन के रूप में तैयार हुई। अभी वो बाल बना रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रुहैमा, तुम्हारी अम्मी और भाई आए हैं, चाची ने इत्तला दी। रुहैमा खुश होकर दुपट्टा लिए कमरे से बाहर आई। निकलते उसने फिर गर्दन घुमाकर पीछे देखा। जियाल अभी तक सो रहा था। नाज़नीन खानम और मीर वली खान रस्मी तौर पर बहन को देखने और हाल अहवाल पूछने आए थे। घर में फिर से चाय की खुशबू, हल्की हंसी और रस्मी जुमलों की बाज़गश्त थी। रुहैमा का बड़ा भाई आज भी वैसा ही था। सादा लिबास, पुरसुकून चेहरा, आंखों में जिम्मेदारी की मजबूत लकीर। मीशाइम जम्हाई लेती और आंखें मसलती सीढ़ियों से उतर रही थी कि उसकी नज़र मीर वली पर पड़ी। वो ठिठक गई। बस एक लम्हा वो रुक गई, फिर फौरन किचन के अंदर छिप गई। दिल दोबारा धड़क रहा था। अभी रात का नशा उतरा नहीं था कि मीर वली एक और झटका देने आ गया। मीशाइम दरवाजे के आउट से उसे देख रही थी। उसने ने पहले भी उसे शादी दिन देखा था, मगर आज उसके अंदाज में एक और बात महसूस हुई, तहफ़्फ़ुज़ देने वाला वकार। वो जब अपनी बहन से बात करता तो लहजे में ऐसी नरमी होती जैसे वो अब भी उसे किसी तूफान से बचा सकता हो। रुहाइमा छोटी बच्ची की तरह मीर वली के बाजू से लगकर बैठी थी। मैं आज वापस जा रहा हूँ, इसलिए सोचा मिल लूँ। उसने रुहाइमा की जानिब प्यार से देखा। मीर भाई, इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? रुहाइमा का मुंह बन गया। वहीं किचन के दीवार से लगी मीशाइम भी उदास हो गई। हालांकि उसे अपनी कैफियत पर हैरानगी हो रही थी, मगर वो दिल पर काबू भी नहीं रख पा रही थी। मम्मी चाय के लवाजिमात लेने किचन में आई तो मीशाइम ट्रे उठाए उनके हमराह लाउंज में निकल आई। नाज़नीन आंटी से मिलकर वो मीर के सामने आई। चाय पेश करते हुए उसके हाथ हल्के से कांपे। उसने खुद को संभाला, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। थैंक यू, आपने तकल्लुफ किया। मीर ने कप उठाते हुए एक नज़र मीशाइम को देखा। सियाह आंखें और सुनहरी आंखें टकराईं और मीशाइम को लगा उसके कदम जंजीर हो गए हों। नहीं, ये तो हमारा फ़ै, वो आहिस्ता से बोली। सबकी मौजूदगी महसूस करके वो गड़बड़ा गई और पीछे जाकर खड़ी हो गई। चंद लम्हे खामोशी रही, मगर वो खामोशी बोझिल नहीं थी, वो नई शुरुआत जैसी थी। पहली मुलाकात ने एक खामोश सवाल जरूर छोड़ दिया था, क्या ये महज इत्तेफाक था या किस्मत ने एक और कहानी पहली सतर लिख दी थी? जियाल, जियाल। जियाल को कहीं दूर से एक नर्म आवाज़ सुनाई दी। जियाल उठो। अब की बार आवाज़ करीब महसूस हुई। कानों में शेरनी घोलती आवाज़ के साथ कंधे पर नम लम्स महसूस हुआ। जियाल झटका खाकर नींद से बेदार हुआ। गनूदगी में आसपास देखा। उसके सामने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना वजूद वाज़े हुआ। अचानक सियाल को मैरियट होटल का ब्राइडल रूम याद आया। ऐसा ही हलाली रंग जोड़ा पहने, प्यार की मूरत, मेहंदी लगे हाथ और एल्जीना का रोशन चेहरा। जियाल ने पलक झपकते सर उठाया तो सामने रुहाइमा खड़ी थी। उसका दिल बैठ गया। वो, मेरे भाई मिलने आए हैं। आज वो वापस लाहौर जा रहे हैं तो आपसे मिलकर जाना चाहते हैं, रुहाइमा ने झिझकते हुए वजाहत दी। जियाल ने पेशानी मसली और सर को जंबिश देते उठ गया। जब तक वो फ्रेश हो रहा था, रुहाइमा ने चहकते हुए वार्डरोब के दूसरे खाने से सफ़ेद कमीज शलवार निकालकर बेड पर रखा और खुद आईने में खुद को देखते बाल संवारने लगी। लाउंज में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचू चाची, सब नाज़नीन खानम और मीर वली के गिर्द जमा थे। जियाल गीले बाल पीछे सेट करता, सफ़ेद कमीज शलवार पहने तेज तेज नीचे आया। कैसे डॉक्टर साहब? मीर खड़े होकर उसके गले मिले। जियाल ने खुश इखलाकी से मिलते सास से सलाम किया और उनके साथ बैठ गया। रुहाइमा को उसे अपनी अम्मी के साथ बातें करते देखकर उस पर मजीद प्यार आ रहा था। ये निकाह की डोर सिर्फ दो हाथों को नहीं, दो दिलों को भी एक दूसरे से बांध देती है। खामोश मगर हर एहसास से भरी हुई, जारी है।